अध्याय 66। छत पर बेक कैन गोन ने जियान दाओ को ऊपर खींच लिया। वह ऊपर खड़ा होकर नीचे जमीन पर लिखे शब्दों को देख रहा था। उसकी भौहों के बीच एक हल्की सी आत्मसंतुष्टि प्रकट हुई। जियान दाओ भी गंभीरता से जमीन की ओर देखने लगा। उसकी बोल्ड और इत्मीनान से लिखी गई बातें उसकी अभिमानी और जीवंत शैली को दर्शाती थी, जो हमेशा लोगों को आश्चर्यचकित करती थी। यह सिर्फ जियान दाओ को थोड़ा असहाय महसूस हुआ। एक बार जब उसने तर्क करना शुरू किया, तो वह अपनी ही दुनिया में जी रहा था, पूरी तरह से अनजान। हालांकि वह लोगों के दिलों को समझती थी, फिर भी वह विचारों के इस भव्य और अस्त व्यस्त भोज को नहीं देख पा रही थी जो जमीन पर स्वतंत्र रूप से बह रहा था। लेकिन वह पहले से ही इसकी आदी थी, इसलिए उसने बस धीरे से उसकी आस्तीन खींची। तुम वाकई कमाल हो। बेक कैन गोन के मुंह के कोने पर एक हल्की मुस्कान उभरी। क्या आप थोड़ा और विस्तार से बता सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। अबाक कैन गोन ने कौन सी महत्वपूर्ण खोजें की हैं? पहला बिंदु सबसे महत्वपूर्ण बिंदु भी है। गंभीर मानसिक विकार वाले व्यक्ति के लिए भ्रम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अतीत की यादें, आक्रोश और बदला नहीं है, बल्कि यह है कि उन सच्ची इच्छाओं को कैसे पूरा किया जाए जो उसके भीतर गहराई से छिपी हुई हैं। विकृत हत्यारों के लिए अपराध के दौरान चरम शारीरिक और मानसिक सुख प्राप्त करना ही एकमात्र शर्त है। लेकिन नंबर 1 ने जो जीवन हमारे सामने उजागर किया है, उसमें उसने ये बातें कहाँ छिपाईं? जियान दाओ का दिल हिल गया। यह सही है। किलिंग मशीन मामले में सन योंग ने एक निर्दयी हत्यारा होने की कल्पना की थी। विनाश मामले में झांग चेंग ने गैर मौजूद अमेरिकी जासूसों के खिलाफ लड़ने की कल्पना की थी। यह भी एक तरह की वीरता को दर्शाता है। लेकिन नंबर 1 का पीछा क्या कर रहा है? उसने यातना और हत्या के ऐसे विविध और चालाक तरीकों का इस्तेमाल उनका ध्यान भटकाने के लिए किया था। तो फिर उसने अपना असली रूप कहाँ छुपाया? दूसरा, उसकी सबसे तीव्र नफरत महिलाओं से है। तो इससे एक विरोधाभास पैदा होता है। वह पुरुष का व्यक्तित्व तो छीन लेना चाहता है, लेकिन स्त्री का व्यक्तित्व क्यों नहीं छीनना चाहता? जियान दाओ को लगा कि उसका दिमाग खाली हो गया है। लेकिन यह सरल सा प्रश्न सचमुच तीखा है। वह आदमी से उसका व्यक्तित्व ही क्यों छीन लेता है? एक पल के लिए तो उसे कोई जवाब नहीं सूझा। बैक कैन गोन ने आगे कहा, तीसरा, जब वह उस आदमी को गाली दे रहा था, तो उसने उसके मुंह पर टेप क्यों चिपका दिया, जिससे वह आवाज नहीं निकाल पाया? जियान दाओ ने सहजता से उत्तर दिया, क्योंकि वह पुरुष पीड़ित की आवाज नहीं सुनना चाहता है। बेक कैन गोन ने उसकी ओर देखा और शांति से कहा, इन सभी कार्यों के पीछे, भले ही वे ऐसे कार्य हों जिनके बारे में वह स्वयं नहीं जानता हो, अवश्य ही कोई कारण होगा। वह क्यों नहीं चाहता था कि पुरुष पीड़ित कोई आवाज उठाए? फिलहाल उन्हें अभी भी कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं मिला है। जियान दाओ चुप था। ऐसा लग रहा था कि नंबर 1 का जीवन जो उजागर हो चुका था, उसमें अभी भी कई संदिग्ध बिंदु थे। चौथा, बूढ़े आदमी के सफेद बालों का एक गुच्छा स्मृति चिन्ह के रूप में क्यों लेना? यदि वह मृत्यु और जीवन पर अपने प्रभुत्व का प्रतीक बनाना चाहता तो ताजा रक्त या शरीर का कोई अन्य अंग उसे और भी अधिक उत्तेजित कर देता। लेकिन वह केवल मुलायम चांदी के बालों का एक गुच्छा ले गया। जियान दाओ के विचार ज्वार की तरह थे। उन्होंने आगे कहा, सफेद बाल लोगों को वर्षों के दुख की तरह महसूस कराते हैं। यह अपेक्षाकृत कोमल भावना है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, बेक कैन गोन की आंखें सिकुड़ गईं। उसने अपना सिर झुकाकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखें रोशनी से चमक रही थी। बिल्कुल। धीमी आवाज और संक्षिप्त प्रशंसा ने जियान दाओ के दिल की धड़कनें तेज कर दी। एक मीठी भावना उसके अंदर भर गई। धन्यवाद।
बेक कैन गोन की आंखों में एक हल्की सी मुस्कान चमक उठी जब उसने आगे कहा, अंत में लोगों की हत्या करने के बाद उसने चारों पीड़ितों के शवों को 4 अलग-अलग स्थानों पर एक दूसरे से इतनी दूर क्यों फेंका? अगर उसे अपनी नाराजगी दूर करनी थी तो सब कुछ एक जगह क्यों नहीं फेंक दिया? इतना हंगामा क्यों किया? जियान याओ दंग रह गई। बो जिन्यान ने 5 विरोधाभासों के बारे में बताना समाप्त कर दिया। मामला और चित्र जो मूल रूप से बहुत स्पष्ट थे, उन्हें अलग करना पूरी तरह से मुश्किल हो गया था, यहाँ तक कि लोगों को शुरुआत और अंत के बारे में पूरी तरह से भ्रमित कर दिया था। लेकिन उसका एहसास एक नए क्षेत्र, एक नई शुरुआत में प्रवेश करने जैसा था। इससे लोगों में संदेह तो होता है, लेकिन साथ ही वे अधिक उत्साहित भी हो जाते हैं, क्योंकि उसे लग रहा था कि इस बार जब तक वह कोहरा साफ कर लेगी, वह निश्चित रूप से सच्चाई के करीब पहुंच जाएगी। बेक कैन गो ने उसका हाथ पकड़ा और इत्मीनान से विमान लैंडिंग क्षेत्र से बाहर निकल गया। कहने की जरूरत नहीं है कि इन 4 पीड़ितों के बीच अभी भी किसी तरह का संबंध है जिसे हम अभी तक नहीं खोज पाए हैं, उन्होंने कहा। तो अगली बात यह है कि जियान दाओ पहले चरण पर वापस जाएं, पीड़ित के व्यवहार का विश्लेषण करें। बेक कैन गोन के कदम रुक गए, उसने उसकी ओर देखा। क्या चल रहा है? जियान दाओ को संदेह हुआ। कुछ नहीं। बेक कैन गोन फिर से हल्का सा मुस्कुराया और आगे चलना जारी रखा। जियान दाओ ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उसके साथ चलने के लिए तेजी से चल पड़ा। बेक कैन गोन सुबह की रोशनी में चल रहा था, उसका मूड और भी ज्यादा खुशनुमा होता जा रहा था। वह वास्तव में वह कहने में सक्षम थी जो वह कहना चाहता था, बिना एक भी शब्द छोड़े। यह कुछ ऐसा है जो पहले कभी नहीं हुआ। सचमुच। मामला चाहे कितना भी तनावपूर्ण क्यों न रहा हो, यह उन्हें प्यार में और भी गहरे उतरने से नहीं रोक सका। कार हाईवे पर आराम से चल रही थी। पीड़ित के रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलने के लिए बो जिन्यान और जियान याओ के साथ हांगकांग के एक पुलिस प्रमुख ओयांग लिन भी थे। वहां एन नम भी था, क्योंकि उसे किसी भी समय जानकारी की जांच और विश्लेषण करने की आवश्यकता हो सकती थी। ओ डोंग लैम ने स्टीयरिंग व्हील पर अपने हाथ रखे और सुबह की व्यस्त ट्रैफिक के बीच इत्मीनान से आगे बढ़ गया। उन्होंने पीछे देखने वाले शीशे पर नजर डाली और कहा, मेरे लोगों ने अपनी पूरी क्षमता से जांच की है और चारों पीड़ितों के बीच कोई संबंध नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि आप दोनों और क्या खोज रहे हैं? हालांकि यह एक सवाल था, लेकिन उनका लहजा बहुत शांत और गंभीर था और लोगों को उकसावे या अपमान का एहसास नहीं हुआ। बेक कैन गोन ने शांति से जवाब दिया, हम जो खोज रहे हैं वह कुछ और है। फिर उसने बात करना बंद कर दिया, अपना सिर घुमाकर जियान दाओ की ओर देखा। उसे बताओ कि वह क्या है। जियान दाओ ने स्वाभाविक रूप से अपने शब्दों को जारी रखा, हम जो खोज रहे हैं वह नंबर 1 का भ्रम है। ओयांग लिन और एन नाम दोनों चुप रहे। बेक कैन गोन के होठों के कोने पर फिर से मुस्कान आ गई। ओह, बिल्कुल सही। मिलने आने वाला पहला व्यक्ति महिला पीड़िता हुआ डू की सहकर्मी और करीबी दोस्त थी, जो भी 20 साल की लड़की थी। उसने और हुआ डू ने एक ही अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में एक अपार्टमेंट किराए पर लिया था, इसलिए वह उसे सबसे अच्छी तरह समझती थी। हुआ डू का अपार्टमेंट अभी भी पुलिस द्वारा सील किया गया था और समूह ने एक साथ कमरे में प्रवेश किया। जब उससे उसकी मृत सहेली के व्यक्तित्व के बारे में पूछा गया, तो वह फूट फूट कर रोने लगी। तियो डू सबसे अच्छी लड़की है जिसे मैंने कभी देखा है। वह सौम्य, स्मार्ट, समझदार है। कोई भी उसे पसंद नहीं करता, लेकिन किसी को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। यह देखकर जियान दाओ तुरंत आगे बढ़ा और धीरे से उसकी पीठ को सहलाया। लड़की ने फिर कहा,
उसका अपने प्रेमी से आधा साल पहले ब्रेकअप हो गया था और वह कुछ समय के लिए उदास थी। इसके अलावा मैं किसी और असामान्य बात के बारे में नहीं सोच सकता। ओयांग लिन ने बो जिन्यान और आन्यान से फुसफुसाते हुए कहा, हमने उस प्रेमी की जांच की है। घटना के समय वह यूरोप में था। अपराध करने का कोई संदेह नहीं है। लड़की ने मेज पर रखी एक पारिवारिक तस्वीर उठाई और जियान दाओ को दे दी। उसके माता पिता देहात में हैं। भले ही वे आसपास नहीं हैं, फिर भी वे उससे बहुत प्यार करते हैं। मूल रूप से अगले महीने उसे पदोन्नत कर दिया जाएगा और वरिष्ठ बिक्री प्रतिनिधि के रूप में दक्षिण एशिया द्वीप में कंपनी की शाखा में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। बेक कैन गोन के समूह की आंखें काउंटर पर लगी तस्वीरों पर केंद्रित थीं। सहकर्मी, दोस्त, रिश्तेदार, हर फोटो में हुआडू मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि यह वाकई एक खुले विचारों वाली लड़की है जिसकी वजह से लोग उसे पसंद करते हैं। हुआडू के अपार्टमेंट परिसर से निकलते हुए जब कार में वापस लौटते हुए ओयांग लिन ने पूछा, यह मूल रूप से वही जानकारी है जो हमें पिछली बार मिली थी। प्रोफेसर बो, क्या आपको कुछ नया मिला है? बेक कैन गोन बनियान और चमड़े के जूते पहने हुए पीछे बैठे थे। उनके चेहरे पर शांति थी। आपको क्या लगता है कि हुआडू जैसी महिला पुरुषों के लिए क्या मायने रखती है? शांत कार में ओयांग लिन ने पहले उत्तर दिया, वह एक ऐसी लड़की है जो लोगों को पसंद करती है, लेकिन अभिमानी नहीं लगती है, इसलिए कई पुरुष उसका पीछा करेंगे। एन नाम ने जवाब दिया, लड़की शीर्ष 20% से 40% में है। इस जवाब से सभी हंस पड़े। बेक कैन गोन ने फिर से जियान दाओ की ओर देखा। उसकी आंखें चमक रही थी। जियान दाओ ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने मन की बात कह दी, हुआ यूं, चाहे वह उसका रूप हो या व्यक्तित्व जिसके बारे में हम सीखते हैं, लोगों को बहुत अच्छा और आरामदायक एहसास देता है। तो क्या वह उस प्रकार की महिला है जिसे नंबर 1 व्यक्ति पाना चाहता है? दूसरी जगह वे बूढ़े आदमी झो लिनफू के घर गए। उनकी बेटी और दामाद ने उनका स्वागत किया। उम्मीदों के मुताबिक एक बात यह थी कि झो लिनफू भी पिछले पीड़ित की तरह एक मान्यता प्राप्त अच्छे व्यक्ति थे। बेटी का पेट काफी बड़ा था। अपने पति का सहारा पाकर वह मन ही मन रो पड़ी। पिताजी अक्सर कहते थे, इस जीवन में मुझे स्वर्ग और पृथ्वी की शर्म नहीं आएगी। वह किस तरह का व्यक्ति है, यह हर कोई खुद देख सकता है। जियान याओ और अन्य लोगों ने उसकी निगाह का अनुसरण किया और इस विधुर बूढ़े व्यक्ति के अध्ययन में सभी प्रकार की ट्रॉफियां और पदक देखे जो अकेले रहते थे। 1995 से 2002 तक वह एक फायर फाइटर थे और उन्हें अपने वरिष्ठों से कई बार प्रशंसा मिली थी। 2002 से 2005 तक वे एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक थे और हांगकांग में चुने गए 100 उत्कृष्ट शिक्षकों में से एक थे। 2005 से अपनी सेवानिवृत्ति तक उन्हें एक सरकारी एजेंसी में एक सिविल सेवक के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया और उनकी उपलब्धियां उत्कृष्ट थीं। बेटी ने रोते हुए कहा, पिताजी का खुद का वेतन अधिक नहीं है, लेकिन फिर भी वे बहुत से लोगों की मदद करते हैं। उन्होंने मुख्य भूमि पर गुइझों में 2 अनपढ़ बच्चों का भी समर्थन किया। यह सुनकर यहाँ तक कि एन यान, जिसके पास आमतौर पर कोई अभिव्यक्ति नहीं होती थी, ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी और उससे धीमी आवाज में कहा, कृपया अपना दुख दबाए। ओयांग लिन ने बो जिन यान के कान में फुसफुसाया, हमने इस सब की जांच की है। झो लिन प्रांत द्वारा जिन लोगों को सहायता दी गई, बचाया गया और सिखाया गया, उनमें से किसी का भी अन्य 3 पीड़ितों के साथ कोई संबंध नहीं था। यह निःसंदेह अच्छी खबर नहीं है। लेकिन बेक कैन गोन ने फिर भी सिर हिलाया, शांति से मुस्कुराते हुए। जियान दाओ ने उसकी अभिव्यक्ति देखी और थोड़ा हैरान हुआ। इतनी जल्दी? ऐसा लगता है कि उसके दिल में मामले का सुराग है। अध्याय 67 दोपहर रेस्तरां।
हांगकांग की सबसे व्यस्त सड़कों में से एक, हर जगह लोगों की भीड़ थी। एक छोटा सा रेस्तरां भी कुर्सियों से भरा हुआ था और डोंग लाम ने आसानी से एक खाली मेज ढूंढी और उनसे बैठने को कहा। वह वेटरों का इंतजार करने में बहुत आलसी था, जो इधर उधर जाने में व्यस्त थे। इसलिए उसने एन्हाम को खिड़की पर जाकर खाना ऑर्डर करने के लिए बुलाया। जियान दाओ ने अपना सिर घुमाया और बो जिन यान के निष्क्रिय भाव को देखा। क्या तुमने कुछ खोजा है? बेक कैन गोन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। यह मोटे तौर पर सही है, लेकिन अभी भी इसे सत्यापित करने की आवश्यकता है। जियान दाओ ने सिर हिलाया और कोई और सवाल नहीं पूछा। थोड़ी देर बाद बाकी दो वापस आ गए। ओयांग लिन ने उनके सामने चावल के 2 हिस्से रखे और जियान दाओ से कहा, हमारे पास वह ईल चावल नहीं है जो आप चाहते थे। 4 स्यू के साथ भुना हुआ बत्तख का चावल यहाँ सबसे ज्यादा बिकने वाला व्यंजन है। जियान दाओ ने नीचे देखा। वे चारों 4 स्यू और भुने हुए बत्तख थे। इन नाम ने चॉपस्टिक उठाई और धीरे धीरे भोजन का स्वाद लेना शुरू कर दिया। और डोंग लाम ने भी अपना सिर खाने में दबा लिया। जहां तक उसके बगल में बैठे बेक कैन गोन की बात है, उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थी, लेकिन फिर भी उसने इत्मीनान से अपनी चॉपस्टिक उठा ली और स्पष्ट रूप से उसका निशाना केवल भुने हुए बत्तख पर था। इंतजार। जियान दाओ ने अपनी चॉपस्टिक उठाई, उसकी ट्रे से 4 स्यू का एक एक टुकड़ा उठाया और फिर उसके लिए पूरा भुना हुआ बत्तख उठाया। बो जिन यान के होठों का कोना थोड़ा ऊपर उठा। धन्यवाद। उनकी हरकतें इतनी तालमेल में थी कि ओयांग लिन और रेन यान, जो एक दूसरे के सामने बैठे थे, खुद को ऊपर देखने से रोक नहीं पाए। जियान याओ ने सहजता से समझाया, वह 4 स्यू नहीं खाता है, लेकिन जाहिर है कि वह और कुछ नहीं कहेगी। और डोंग लाम मुस्कुराया। इन नाम ने अपना सिर नीचे किया और खाना जारी रखा। इस समय जियान दाओ का फोन बज उठा। यह उसकी माँ का फोन था। वह खड़ी हुई और फोन उठाने के लिए स्टोर में चली गई। मेज पर सिर्फ 3 आदमी बचे थे। मेजबान के तौर पर ओयांग लिन ने बातचीत के लिए कोई विषय खोजने की पहल की। उसने मुस्कुराते हुए बो जिन्यान से कहा, प्रोफेसर, जियान दाओ जैसी सौम्य प्रेमिका पाकर आप वाकई धन्य हैं। बेक कैन गोन अपनी गर्लफ्रेंड के खाने का आनंद लेने के लिए अपना सिर झुका रहा था, और वह महसूस कर सकता था कि इन विनम्र शब्दों में थोड़ी प्रशंसा थी जिसे छिपाना मुश्किल था। बेक कैन गोन के लिए यह भावना बहुत अजीब और नई थी। इससे पहले समलैंगिक लोग उससे डरते थे। अगर मैं उनकी प्रशंसा भी करता हूँ, तो वह उनकी बुद्धिमत्ता के कारण करता हूँ। लेकिन इस बार यह महिलाओं के साथ उनकी सफलता की वजह से है। खैर, यह तो पक्का है। तुम्हारा प्यार दूसरे लोगों द्वारा चाहा और सराहा जाने लायक है। वह थोड़ा मुस्कुराया, अपना सिर उठाया, धन्यवाद, और डोंग लाम भी हंस पड़े। इस बार बेक कैन गोन की नजर अन्हाम पर पड़ी, जो चुपचाप खाना खा रहा था। अन्हाम को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसके बारे में कुछ होगा। वह एक क्षण के लिए चुप रहे, फिर निष्पक्ष होकर बोले, शीर्ष 15% से 30% वास्तव में बुरा नहीं है। पिछले कुछ दिनों में बेक कैन गोन को उसकी आदत हो गई थी। यह सुनकर वह बस हल्के से मुस्कुराया, जैसा कि उन नौसिखियों से उम्मीद की जाती है जो पहले कभी प्यार में नहीं पड़े। एन्हाम, क्या मतलब है तुम्हारा? बेक कैन गोन में कभी भी नए लोगों का मार्गदर्शन करने का धैर्य नहीं रहा। वह हमेशा मन ही मन उनका मजाक उड़ाता रहता है। प्यार में रैंक और तुलना करने की क्या जरूरत है? वह उनकी एकमात्र शीर्ष एक थी। तीसरी जगह जहां जाना था, वह पुरुष पीड़ित डोंग वुट्रियट का निवास था। इस युवा वास्तुकार ने, जब वह जीवित था, अकेले रहने के लिए एक साधारण और सुंदर कमरा किराए पर लिया था। जिस व्यक्ति ने उन्हें प्राप्त किया वह उसका भाई था।
उस विकृत व्यक्ति ने वुट्रियट पर हमला क्यों किया? बड़े भाई की आंखें लाल थीं। उसकी भावनाएं अभी भी थोड़ी उत्तेजित थी। उसने पहले कभी किसी को नाराज नहीं किया है और उसका भविष्य उज्जवल है। जियान दाओ के समूह ने कमरे के चारों ओर नजर घुमाई। वास्तव में, जैसा कि उसके भाई ने कहा, यह एक उज्जवल भविष्य वाला युवक है। यह तो बताने की जरूरत ही नहीं कि वह एक युवा और उत्कृष्ट वास्तुकार है और उसका वेतन भी बहुत ऊंचा है। वह एक उपन्यासकार भी है और शायद इससे भी आगे जा सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे चौ लामफू के घर में ट्रॉफियों और पदकों से भरा हुआ है। प्राथमिक विद्यालय से ही वे साहित्यिक प्रतियोगिताओं में पुरस्कार जीतते रहे थे। बो जिन्यान ने एक पदक जीता जिस पर लिखा था 2013 हांगकांग चीनी विज्ञान कथा गैलेक्सी पुरस्कार। बड़े भाई ने कर्कश स्वर में बताया, यह अब तक का उनका सर्वोच्च सम्मान है। पिछले महीने ही पूरे हांगकांग में केवल 2 पुरस्कार विजेता थे। उन्होंने अपना साहित्यिक सपना पूरा कर लिया है, जो कि आर्किटेक्ट के रूप में काम करना बंद करके लेखन पर ध्यान केंद्रित करना था। बेक कैन गोन ने कागजों का एक और मोटा ढेर उठाया और जल्दी से उन्हें पलटा। जियान दाओ देखने के लिए पास गया। ये सभी पत्र थे जो पाठकों ने उसे लिखे थे। ऐसा लग रहा था कि उसके उपन्यास बहुत लोकप्रिय थे सभी उम्र के पाठकों के बीच। बाक कैन नगोन ने और डुओंग लाम की ओर देखा और डुओंग लाम ने समझ लिया और धीमी आवाज में समझाया, इन सब की जांच हो चुकी है, मतलब यहाँ भी कोई सुराग नहीं है। जियान दाओ ने अपने भाई से कोमल स्वर में पूछा, क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है? बड़े भाई ने अपना सिर हिलाया, मेरे छोटे भाई का पूरा ध्यान काम पर रहता है। उसने शुरू में अपने काम को कम करने की योजना बनाई थी ताकि उसे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने का समय मिल सके। वह मकान भी देख रहे हैं, अपनी संपत्ति खरीदने, परिवार शुरू करने और व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे हैं। अभी हर कोई चुप था। अपने भाई और अन्य लोगों की गवाही से, जिसमें निवास पर जो कुछ भी देखा गया था, उससे पता चलता है कि डुओंग वुट्रियट भी एक दयालु और उत्कृष्ट व्यक्ति था। हालांकि वह किसी अमीर परिवार से नहीं था, बल्कि एक साधारण मध्यमवर्गीय परिवार से था और उसके माता-पिता कुछ साल पहले बीमारी से गुजर चुके थे। फिर भी वह और उसका भाई बहुत खुशी से बड़े हुए। कुछ दिन पहले तक उसका जीवन अचानक समाप्त हो गया था। आखिरी जगह जहां वह गया था, वह सबसे कम उम्र के पीड़ित ली कैक्सुआन का घर था। अधिक सटीक रूप से यह लड़के के चाचा और चाची का घर था, क्योंकि लड़के के माता-पिता दोनों पिछले साल एक कार दुर्घटना के कारण मर गए थे। बच्चे की मौत ने इस परिवार को दुख पहुंचाया, लेकिन यह पिछले परिवारों की तरह तीव्र नहीं था। जब जियान दाओ का समूह पहुंचा, तो ली काइक्सुआन के चाचा अपने परिवार की किराने की दुकान में थे और सामान व्यवस्थित करते समय थके हुए दिख रहे थे। चाची दोनों बच्चों की देखभाल कर रही थी। उनके चेहरे पर उदासी थी, लेकिन उनकी भौहों के बीच गहरी बेपसी भी थी। हमें इस बच्चे के लिए खेद है, चाची ने आंखों में आंसू भरकर कहा। दुकान बहुत व्यस्त रहती है, कभी कभी हम सचमुच इसका ध्यान नहीं रख पाते। हम जानते हैं कि उसके माता पिता के निधन के बाद वह हमेशा दुखी रहता था, लेकिन उसने हमें बताने से इनकार कर दिया। हर दिन स्कूल के बाद वह अपने कमरे में अकेला छुप जाता था। लेकिन यह बहुत आज्ञाकारी है और इसके परिणाम बहुत अच्छे हैं। यदि उसके माता पिता की मृत्यु नहीं हुई होती, तो शायद वह उस हत्यारे विकृत व्यक्ति से नहीं मिलता और उसे इतनी बुरी किस्मत नहीं मिलती। चाची अंततः चुपचाप रो पड़ी। जियान दाओ ने उसे कुछ देर तक सांत्वना दी और फिर पूछा, क्या हम लड़के का कमरा देख सकते हैं? बिल्कुल। लाई परिवार के घर की स्थिति बहुत सामान्य थी और यह कोई बहुत बड़ा कमरा नहीं था।
बच्चे ने अपने चचेरे भाइयों के साथ रहने से इनकार कर दिया और ऊपर एक छोटे से कमरे में अकेला रहने लगा। जैसे ही जियान याओ अंदर दाखिल हुई, उसका दिल दुख गया। यह वाकई एक बहुत समझदार बच्चे का कमरा था। यह बड़े करीने से व्यवस्थित था और किताबों की अलमारियां हर मंजिल पर कोड के अनुसार क्रमबद्ध थी। पाठ्य पुस्तकों के अलावा कुछ सस्ती पायरेटेड कॉमिक किताबें भी थीं, जिनमें से सभी सुपरमैन और स्पाइडर मैन जैसे नायकों की कहानियां थीं। दीवार पर योग्यता के कई प्रमाण पत्र लगे हुए थे। पूरी कक्षा में दूसरा स्थान, लेखन प्रतियोगिता का चैंपियन, इतिहास ज्ञान प्रतियोगिता में तीसरा स्थान। फिर हर किसी की उम्मीदों से परे बेक कैन गोन केवल अंदर चला आया, एक बार देखा, फिर मुड़ा और नीचे चला गया। अब आप जा सकते हैं। बाकी तीनों स्तब्ध थे, लेकिन जियान दाओ सबसे पहले उनका पीछा करने लगा। क्या हुआ? बेक कैन गोन ने उसकी ओर देखा। सुराग पर्याप्त है। जियान दाओ का दिल हिल गया। इस समय ओयांग लिन और एन नहाम भी आ गए थे। जियान दाओ ने तुरंत पूछा, क्या तुमने उसका भ्रम समझ लिया है? बेक कैन गो ने अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराते हुए उन तीनों लोगों की ओर देखा। उनकी आंखें चमक रही थी। खैर, जाहिर है आप सब कुछ जानते हैं, उन्होंने कहा। उसके भ्रम, उसकी इच्छाएं, उसका अगला शिकार कौन होगा? तीनों लोगों ने एक साथ आश्चर्यचकित भाव प्रकट किए और फिर उन्हें आगे कहते हुए सुना। इसके अलावा उसकी पहचान, स्थिति और उपस्थिति को निर्धारित करने का भी एक तरीका है। अध्याय 67। दोपहर के समय एक रेस्तरां में। हांगकांग का हलचल भरा इलाका भीड़-भाड़ वाला और तंग है। एक छोटा सा रेस्तरां लोगों से भरा हुआ था और डोंग लाम को खाली टेबल ढूंढने में काफी परेशानी हुई और उन्होंने सभी को बैठने के लिए कहा। उसने व्यस्त वेटर के अभिवादन का इंतजार भी नहीं किया, बल्कि एन यान से कहा कि वह ऑर्डर करने के लिए खिड़की पर जाए। जियान याओ ने बो जिन यान की ओर रुख किया। तुमने क्या खोजा? बो जिन यान मुस्कुराया। आम तौर पर, लेकिन इसकी पुष्टि की जानी चाहिए। जियान याओ ने सिर हिलाया और कोई और सवाल नहीं पूछा। थोड़ी देर बाद दोनों आदमी टेबल पर वापस आ गए। ओयांग लिन ने उनके सामने चावल की 2 सर्विंग रखीं और जियान याओ से कहा, आपने जो ऑर्डर किया था वह ईल चावल नहीं है। फ्राइड मीट और रोस्ट गूज राइस यहाँ सबसे ज्यादा बिकता है। जियान याओ ने अपना सिर नीचे किया। वे चारों फ्राइड मीट और रोस्ट गूज राइस खा रहे थे। इन यान ने अपनी चॉपस्टिक उठाई और धीरे धीरे खाने लगा और डोंग लाम ने खाने पर भी ध्यान केंद्रित किया। बेक कैन गोन ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन फिर भी उसने इत्मीनान से अपनी चॉपस्टिक्स उठाईं। रुको। जियान दाओ ने अपनी चॉपस्टिक से उसकी प्लेट से सारा तला हुआ मांस उठाया और उसे अपनी चावल की प्लेट में रख दिया। फिर उसने उसके लिए सारा भुना हुआ हंस उठा लिया। बो जिन यान ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए कहा, धन्यवाद। वे दोनों एकदम सही तालमेल में लग रहे थे। विपरीत दिशा में ओयांग लिन और एन यान ने अनजाने में उन पर नजर डालने के लिए अपना सिर उठाया। जियान दाओ ने स्वाभाविक रूप से कहा, वह तला हुआ मांस नहीं खाता है। बेशक उसने स्पष्ट रूप से नहीं बताया। और डोंग लाम मुस्कुराया। एन नहाम ने अपना सिर नीचे किया और खाना जारी रखा। तभी जियान दाओ का मोबाइल फोन बज उठा। यह उसकी माँ का फोन था। वह उठकर फोन उठाने के लिए रेस्तरां में चली गई। मेज पर 3 आदमी बचे थे। मेजबान के रूप में और डोंग लाम ने बातचीत का विषय खोजने की पहल की। वह मुस्कुराया और बो जिन्यान से कहा, प्रोफेसर बो की जियान याओ जैसी कोमल प्रेमिका है। वह वास्तव में बहुत भाग्यशाली है। बो जिन्यान अपने विचारशील प्रेमिका द्वारा दिए गए भोजन का आनंद लेने के लिए अपना सिर झुका रहा था। उसने ओयांग लिन की विनम्र प्रशंसा में छिपी प्रशंसा को अच्छी तरह पहचाना।
बो जिन्यान के लिए यह एहसास बहुत ही अजीब और नया था। अब तक ज्यादातर पुरुष ही उनका सम्मान करते आए हैं। यद्यपि मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ, यह उनकी बौद्धिक क्षमता के कारण है। यह पहली बार है जब किसी ने माना है कि वह गर्लफ्रेंड के मामले में सफल है। हाँ, यह तो पक्का है। उनका प्यार सभी लोगों के लिए प्रशंसा के योग्य है। बेक कैन गोन मुस्कुराया, अपना सिर उठाया और जवाब दिया, धन्यवाद। और डुओंग लाम भी मुस्कुराया। बेक कैन गो ने अन्नाम की ओर देखा जो अभी भी चुपचाप खाना खा रही थी। अन्नाम को उम्मीद नहीं थी कि उसे इस मामले में घसीटा जाएगा। कुछ क्षण सोचने के बाद उन्होंने निष्पक्ष होकर टिप्पणी की, शीर्ष 15% 30%। वह वास्तव में बुरी नहीं है, क्योंकि वह इन नाम से काफी परिचित था। बेक कैन गोन केवल हल्के से मुस्कुराया, जैसा कि किसी ऐसे व्यक्ति से उम्मीद की जाती है जिसने पहले कभी प्यार नहीं किया है। इन नाम, तुम्हारा क्या मतलब है? अब तक बेक कैन गोन के पास अपने जूनियर्स को सिखाने का धैर्य नहीं था, वह केवल अपने दिल में हंसता था। कितना बचकाना आदमी है। इतना सरल सिद्धांत समझ में नहीं आता। प्यार में कोई तुलना या रैंकिंग नहीं होती। वह उसकी एकमात्र शीर्ष एक थी। तीसरा गंतव्य पुरुष पीड़ित डोंग वुट्रिएट का घर था। यह युवा वास्तुकार एक सुंदर, साधारण अपार्टमेंट में अकेला रहता था। यांग यूझे के बड़े भाई ने उनका स्वागत किया। उस दुष्ट ने यूझे को क्यों मारा? बड़े भाई की आंखें लाल थीं। उनका मूड कुछ भावुक था। उसने पहले कभी किसी को नाराज नहीं किया। उसका भविष्य उज्जवल है। जियान दाओ और तीनों आदमी घर के चारों ओर चले गए। जैसा कि उनके भाई ने कहा, डोंग वुट्रिएट एक उज्जवल भविष्य वाला युवा व्यक्ति है। वह न केवल एक उत्कृष्ट वास्तुकार हैं, जिन्हें बहुत अधिक वेतन मिलता है, बल्कि वह उपन्यास भी लिखते हैं, और वह भी अपनी मुख्य नौकरी से कहीं अधिक सफलतापूर्वक। चौलाम फू के घर की तरह उनका घर भी सभी प्रकार के प्रमाण पत्रों से भरा हुआ था। प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में रहते हुए भी उन्होंने साहित्यिक प्रतियोगिताओं में कई पुरस्कार जीते। बो जिन्यान के पास योग्यता का नवीनतम प्रमाण पत्र था, जिस पर लिखा था 2013 हांगकांग चीनी विज्ञान कथा आकाशगंगा पुरस्कार। बड़े भाई ने बताया, यह अब तक का उनका सबसे बड़ा पुरस्कार है। पिछले महीने पुरस्कार समारोह में पूरे हांगकांग में केवल 2 विजेता थे। उन्होंने अपना साहित्यिक सपना पूरा कर लिया है। वह मूल रूप से एक वास्तुकार के रूप में अपना कैरियर छोड़कर लेखन पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे। बेक कैन गोन ने पत्रों का एक मोटा ढेर पकड़ा और उन्हें बहुत तेजी से पलटा। जियान दाओ भी करीब से देखने के लिए झुका। ये सभी पत्र पाठकों द्वारा पीड़ितों को लिखे गए हैं। ऐसा लगता है कि उनके उपन्यास सभी उम्र के पाठकों के बीच बहुत लोकप्रिय हैं। बेक कैन नगोन ने और डुओंग लाम की ओर देखा। ओ यांग लिन समझ गई और तुरंत जवाब दिया, हमने जांच की। उसका मतलब था कि अंदर कोई सुराग नहीं था। जियान याओ ने अपने भाई से कोमल आवाज में पूछा, क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है? उसके भाई ने अपना सिर हिलाया। मेरा भाई अपने काम में अपना पूरा दिल लगाता है। उसके पास एक योजना थी। एक नौकरी खोने के बाद उसके पास प्रेमिका ढूंढने का समय होगा। वह मकान देखने भी गया, अपना खुद का अपार्टमेंट खरीदने, शादी करने और करियर शुरू करने की योजना बना रहा था। लेकिन अब हर कोई चुप था। उसके भाई और अन्य लोगों की गवाही से, जिसमें उसके निवास के दृश्य की जांच भी शामिल थी, यह कहा जा सकता था कि डुओंग वुट्रिएट एक ईमानदार और उत्कृष्ट व्यक्ति था। यद्यपि वह किसी धनी परिवार से नहीं था, बल्कि मध्यम वर्ग से था, तथा उसके माता-पिता की कई वर्ष पहले बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी। फिर भी वह और उसका भाई बचपन से ही खुशहाल जीवन जी रहे थे। कुछ दिन पहले तक
उसका जीवन यहीं समाप्त हो गया था। अंतिम स्थान जहां जाना था, वह सबसे कम उम्र के पीड़ित ली कैक्सियन का घर था। अधिक सटीक रूप से, यह लड़के के चाचा का घर था, क्योंकि लड़के के माता-पिता पिछले साल एक यातायात दुर्घटना में मर गए थे। हालांकि बच्चे की मृत्यु ने परिवार को शोक में डाल दिया, लेकिन यह पिछले परिवारों की तरह तीव्र नहीं था। जब जियान याओ और बो जिन यान पहुंचे, ली काइक्सुआन के चाचा थके हुए ढंग से परिवार की किराने की दुकान की सफाई कर रहे थे। आंटी अपने दोनों बच्चों की देखभाल में व्यस्त थी। उनके चेहरे पर उदासी थी, लेकिन उनकी आंखों में लाचारी भी झलक रही थी। हमें उस लड़के के लिए खेद है, चाची की आंखों में आंसू आ गए। बिक्री बहुत व्यस्त है, कभी कभी हम इसका ठीक से ख्याल नहीं रख पाते। हम जानते हैं कि अपने माता पिता के निधन के बाद लड़का हमेशा दुखी रहता था, लेकिन वह हमसे बात नहीं करेगा। हर दिन स्कूल के बाद वह अपने कमरे में छिप जाता है। हालांकि लड़का आज्ञाकारी था और उसका शैक्षणिक प्रदर्शन बहुत अच्छा था। अगर उसके माता पिता अभी भी जीवित होते, तो शायद वह हत्यारे से नहीं मिलता और कुछ भी नहीं होता। अंततः चाची फूट फूट कर रोने लगी। जियान दाओ ने उसे थोड़ी देर के लिए धीरे से दिलासा दिया। उसने पूछा, क्या हम लड़के का कमरा देख सकते हैं? हाँ, ली परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत सामान्य थी। कोई अतिरिक्त कमरा नहीं था। ली खाई हियन ने अपने चचेरे भाइयों के साथ कमरा साझा करने से इनकार कर दिया, इसलिए वह छोटी सी अटारी में अकेले रहता था। जैसे ही जियान दाओ ऊपर गया, उसका दिल मानो दबा हुआ महसूस हुआ। यह एक बहुत ही समझदार लड़के का कमरा था। कंबल बड़े करीने से मोड़े हुए हैं और किताबें स्पष्ट रूप से वर्गीकृत हैं। अभ्यास पुस्तकों के अलावा कुछ सस्ते पायरेटेड कॉमिक्स भी थे, जो सभी सुपरमैन, स्पाइडरमैन जैसे नायकों के बारे में थे। दीवार पर योग्यता के कई प्रमाण पत्र थे। कक्षा में दूसरा स्थान, लेखन प्रतियोगिता का चैंपियन, इतिहास ज्ञान प्रतियोगिता में तीसरा स्थान। सभी की उम्मीदों से परे, बेक कैन गोन ने केवल एक बार उन पर नजर डाली और फिर सीढ़ियों से नीचे जाने के लिए मुड़ गया। हम अब जा सकते हैं। जियान दाओ और दो आदमी दंग रह गए। जियान दाओ ने पहले उसका पीछा किया। क्या गड़बड़ है? बो जिन यान ने उसकी ओर देखा। काफी सुराग हैं। जियान दाओ चौंक गया। इसी समय ओडोंग लाम और रन नाम भी आ पहुंचे। जियान दाओ ने तुरंत पूछा, क्या आप उसके भ्रम को जानते हैं? बो जिन यान ने एक खुश मुस्कान प्रकट की। उसने तीनों लोगों की ओर देखा। उसकी आंखें तीखी और डरावनी थी। हाँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। बो जिन्यान बोला, उसके भ्रम, उसकी इच्छाएं और अगला शिकार कौन होगा? जियान याओ और दो लोगों ने आश्चर्य में अपनी आंखें चौड़ी कर ली, बो जिन्यान को जारी रखते हुए सुनकर। यहाँ तक कि उसका नाम, पहचान और रूप कैसे निर्धारित किया जाए। अध्याय 68। बो जिन्यान के साथ एक मामले की जांच करते हुए हमेशा यह एहसास होगा, आप अभी भी पहाड़ के तल पर कोहरे में हैं। वह पहले ही पलक झपका चुका है और तेज धूप के साथ पहाड़ की चोटी पर भाग गया है। इत्मीनान से बैठा है और अन्य छोटे पहाड़ों को देख रहा है। उसके भ्रम, उसका अगला शिकार, उसकी पहचान, स्थिति और उपस्थिति। बो जिन्यान को ऐसे अविश्वसनीय उत्तर कैसे मिले? बहुत सरल। उसने अपना हाथ कार के दरवाजे पर रखा हुआ था और धीरे से शीशे पर दस्तक दे रहा था, क्योंकि अन्य 3 पीड़ितों का पुरुष पीड़ित डोंग वुट्रिएट के साथ केवल एक ही संबंध था। इस संबंध को देखकर व्यक्ति को अपनी मायावी दुनिया स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। अब दोपहर के करीब 2 या 3 बजे होंगे। सड़क पर तेज धूप चमक रही थी और डोंग लाम बवंडर की तरह गाड़ी चला रहा था। उसका चेहरा बहुत भारी हो गया था।
इन नाम भी बैक कैन गो के शब्दों से मोहित होकर गहरी सोच में पड़ गया। जियान दाओ थोड़ा स्तब्ध था, लेकिन उसे एक सुराग मिला। यह सही है। छोटी छोटी बारीकियों में छिपे ये संबंध आसानी से नजरअंदाज हो जाते हैं। उसकी चमकती आंखों को देखकर बेक कैन गो ने हल्के से मुस्कुराते हुए सबसे सरल और सटीक अनुमान के साथ शुरुआत की। महिला पीड़ित हुआडू एक सेल्सवुमन है और जल्द ही उसे नामे द्वीप पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। लेकिन डोंग वुट्रिएट फिलहाल नामे द्वीप में रह रहे हैं और एक घर खरीदने की योजना बना रहे हैं। यह भी कहा जा सकता है कि यदि ये दोनों लोग मरे नहीं हैं, तो वे भविष्य में एक दूसरे से अवश्य मिलेंगे। एक अकेली, खूबसूरत और जिंदादिल लड़की अप्रत्याशित रूप से एक खूबसूरत उपन्यासकार से मिलती है जो संवाद करना नहीं जानता। कितनी शानदार काल्पनिक प्रेम कहानी है। इन नाम ने तुरंत एक प्रश्न उठाया, क्या यह हो सकता है कि सिर्फ इसलिए कि वे दोनों मिले थे, नंबर 1 ने किसी को मार दिया? बेक कैन गो ने ठहाका लगाते हुए कहा, नहीं, यह संभव नहीं है। क्या नंबर 1 ने उनकी मुलाकात का प्रबंध नहीं किया था? उन्होंने यह बात बहुत शांति से कही, लेकिन इससे सभी के दिलों में ठंडक महसूस हुई। बहुत विकृत, ओयांग लिन ने धीमी आवाज में कहा। बो जिन यान ने आगे कहा, झो लिनफू 2002 से 2005 तक एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक थे। डुओंग वुट्रिएट की उम्र के अनुसार यह समय उनके लिए प्राथमिक विद्यालय में रहने के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। उसकी ख्वाहिश झो लिनफू से शिक्षा प्राप्त करने की थी। एक सम्माननीय व्यक्ति की तलाश थी, जो पिता और शिक्षक दोनों की तरह हो। ली काइशियन, एक अकेला, उत्कृष्ट बच्चा जिसके पास कोई सहारा नहीं था और यांग यूझे की तरह साहित्य से बहुत प्यार करता था। उनके लेखन प्रतियोगिता पुरस्कार और उनकी वीरतापूर्ण कॉमिक पुस्तकों को मत भूलिए। यदि वह लड़का डुओंग वुत्रिएट का पुत्र होता, तो वह अपने पिता की बहुत प्रशंसा करता और उन पर बहुत अधिक भरोसा करता और संभवतः भविष्य में अपने पिता के पदचिन्हों पर चलता। एक आदमी की कितनी आदर्श छवि! यही उसकी पूरी कल्पना थी। वह डुओंग वुट्रिएट, एक प्रतिभाशाली उपन्यासकार, यहाँ तक कि उसकी जगह लेने के बारे में भी कल्पना करता था। वह डुओंग वुट्रिएट के लिए और अपने लिए भी एक प्रेमी, पिता और पुत्र की तलाश कर रहा था। बेशक, उनके जीवन और युवावस्था के कारण भ्रम और वास्तविकता एक साथ मिल गए थे, इसलिए यह परिवार भी विश्वासघात और धोखे से भरा था। इसलिए इसमें कोड़े मारना, यातना देना और हत्या करना शामिल था। उसने उन पर हमेशा के लिए कब्जा करने के लिए इस पद्धति का इस्तेमाल किया। जब उसने ये शब्द कहे, तो बाकी लोग बहुत देर तक चुप रहे। ओयांग लिन ने सबसे पहले कहा, सिर्फ इसलिए कि ये चीजें मूल रूप से मौजूद नहीं हैं, सिर्फ इसलिए कि वे उसके अपने भ्रम से संबंधित हैं, उसने 4 असंबंधित लोगों को इस तरह मार डाला। बाई जिन्यान के मुंह के कोने पर एक ठंडी मुस्कान उभरी। इन विवरणों में संबंध और सुझाव एक विकृत दिमाग वाले अपराधी के लिए एक समृद्ध कल्पना बनाने के लिए पर्याप्त हैं। उनका स्वर बदल गया। इससे हमारी पिछली शंकाएं भी स्पष्ट हो जाती हैं। बाकी 3 लोग दंग रह गए और अचानक उन्होंने उसे बोलते हुए सुना। सबसे पहले, आगजनी के मामले के बाद उसने मुख्य भूमि क्यों छोड़ी और अवैध रूप से हांगकांग में क्यों आ गया? हमारे लिए और अधिक निशान छोड़ने के लिए इतनी परेशानी? क्या आप खुद को सीमित रखने के लिए कम भीड़-भाड़ वाली जगह पर चले जाना चाहते हैं? या फिर क्या वह विश्व की शीर्ष पुलिस बल का सीधे सामना करना पसंद करेंगे, जिससे पकड़े जाने का खतरा बढ़ जाएगा? चाहे आप इसे किसी भी तरह से देखें, वह कुछ अनावश्यक कर रहा है। तो क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि 2013 हांगकांग चीनी फैंटेसी पुरस्कार उसके हांगकांग लौटने के 2 दिन बाद आयोजित किए गए थे? जैसा कि मैंने पहले भी कहा है,
उसका व्यक्तित्व अस्थिर और असामाजिक है। वह अत्यधिक ऑटिस्टिक है तथा मनमाने ढंग से कार्य करता है। वह उस समय इतना उपद्रवी था। ऐसा संभवतः इसलिए था क्योंकि वह इस पुरस्कार समारोह में भाग लेना चाहता था। जियान दाओ ने शांतिपूर्वक और ध्यानपूर्वक सुना। दरअसल उस व्यक्ति के अहंकारी व्यक्तित्व के अनुसार एक प्रसिद्ध उपन्यासकार बनने की उसकी इच्छा के आधार पर वह वास्तव में ऐसा करने में सक्षम था। बो जिन्यान ने आगे कहा, दूसरा, जब वह यांग यूझे को गाली दे रहा था तो उसने अपना मुंह क्यों ढका हुआ था? यदि वे सभी पुरस्कार समारोह में उपस्थित होते तो शायद वह भी प्रतियोगिता में भाग ले सकता था, लेकिन असफल हो सकता था। क्या ऐसा हो सकता है कि वे दोनों एक दूसरे को जानते थे, इसलिए उसे डुओंग वुट्रिएट का मुंह बंद करना पड़ा, अन्यथा उसकी पहचान उजागर हो जाती? इस अटकल ने बाकी 3 लोगों को चौंका दिया। पहले, लोग उसके कामों से हमेशा गुमराह हो जाते थे, यह सोचकर कि उसके द्वारा किए गए सभी अपराध मनमाने थे। लेकिन अगर बो जिन्यान की अटकलें सही थी, तो यह न केवल एक सिलसिलेवार हत्या का मामला था, बल्कि एक पूर्व नियोजित हत्या का मामला भी था। तब वे वास्तव में स्रोत का पता लगाने और उस व्यक्ति की सभी जानकारी की जांच करने में सक्षम होंगे। अंत में बो जिन्यान ने कहा, इस भ्रम के साथ अन्य सभी संदेहों को समझाया जा सकता है। वह केवल पुरुष पीड़ितों का ही व्यक्तित्व क्यों अपनाता है? उसने केवल बूढ़े व्यक्ति के चांदी के बाल और बच्चे के हाथ ही क्यों लिए? और उसने चारों लोगों को इतनी दूर क्यों छोड़ दिया? क्योंकि अंत में वह मोह से मुक्त होकर घृणा में लौट आया था। उसने क्रूरतापूर्वक उन्हें त्याग दिया, फिर भ्रम का एक नया चक्र शुरू किया, नए शिकार की तलाश की, एक नया परिवार बनाया। उसकी नजरें आगे की सीधी सड़क पर रुक गईं। उसका अगला लक्ष्य आकाशगंगा पुरस्कार का शेष विजेता है। आधे घंटे बाद कार एक खूबसूरत छोटे विला के सामने रुकी, जिसके चारों ओर कई पुलिस कारें खड़ी थीं। पड़ोसी चारों ओर जमा हो गए, सिर झुके हुए थे, माहौल भारी था। यह दूसरे पुरस्कार विजेता का घर है। चारों बाई जिन्यान कार से बाहर निकले। ओयांग लिन ने आगे बढ़कर काम किया। एक इंस्पेक्टर आया, बॉस, पूरा परिवार यहाँ नहीं है। एक पड़ोसी ने कहा कि वे दोस्तों के साथ खेलने गए थे। स्थान अज्ञात है। ओयांग लिन ने बो जिन यान की तरफ देखा। बो जिन यान के हाव भाव ठंडे थे और उसने कुछ नहीं कहा। जियान दाओ ने भी ओयांग लिन की नजर को समझ लिया। आप, क्या यह वही है? क्या उसने दूसरा राउंड शुरू कर दिया है? ओयांग लिन ने फिर पूछा, पुरस्कार समारोह कैसा चल रहा है? इंस्पेक्टर ने जवाब दिया, हम उनसे सभी तस्वीरें, दस्तावेज और वीडियो टेप यहाँ भेजने के लिए कह रहे हैं। सूरज धीरे धीरे पश्चिम में डूब रहा था। पुलिसकर्मी लगातार बड़ी इमारतों के सामने से अंदर बाहर जा रहे थे। हांगकांग की पूरी मुख्य भूमि में भी इस परिवार की तलाश की गई है। बो जिन्यान बालकनी की रेलिंग के सहारे झुके हुए थे। उनके हाथ में एक फोटो फ्रेम था, जो लापता परिवार के 5 सदस्यों का था, दंपत्ति, 2 बच्चे और पति के पिता। जियान याओ उनके पास गए और धीरे से पूछा, क्या वह उनके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा पिछली बार किया था? बाई जिन्यान का चेहरा चमक उठा, उसकी गहरी आंखें शांत हो गईं। नहीं, यह परिवार पहले से ही पूरा है, उसके प्रति आकर्षण और भी अधिक है। मुझे लगता है कि वह सिर्फ निरीक्षण और नियंत्रण करने के लिए बगल में रहकर संतुष्ट नहीं होगा, बल्कि वास्तव में पति की जगह लेगा। जियान याओ का दिल एक पल के लिए घुट गया। तुम्हारा मतलब है, वह उन्हें एक परिवार के रूप में उसके साथ रहने के लिए कहेगा? और वह घर के मुखिया की भूमिका निभाएगा? बेक कैन गोन ने सिर हिलाया। जियान दाओ चुप था। ऐसा दृश्य जिसके बारे में सोचकर ही मैं भयभीत हो जाता हूँ।
लेकिन उसे लगा कि वह निश्चित रूप से ऐसा ही करेगा। बाई जिन्यान इस गंभीर मनोरोगी के विचारों को इतनी नाजुक और सावधानीपूर्वक तरीके से समझने में सक्षम लग रहा था। जियान याओ थोड़ा स्तब्ध था। उसके चेहरे को देखते हुए उसके दिमाग में एक वाक्य कौंधा, जब आप रसातल में देखते हैं तो रसातल भी आपको देख रहा होता है। भले ही आप बेहद बुद्धिमान हों, आपको मामलों को सुलझाते हुए देखना, हर दिन एक विकृत व्यक्ति की तरह सोचना और कल्पना करना। किसी कारण से यह उसे दिल टूटने जैसा लगा। उसने धीरे से उसका हाथ थामा। जिन्यान, इस मामले की जांच पूरी करने के बाद क्या हम लंबी अवधि की छुट्टी ले सकते हैं? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे अमेरिका ले जाना चाहते हो? इसलिए उस दौरान आप कोई और मामला नहीं ले सकते, सिर्फ मेरे साथ रहने पर ध्यान केंद्रित करें। उसकी आवाज कोमल थी, फिर भी उसमें थोड़ी नाराजगी थी। बेक कैन गोन ने अपनी भौहें उठाकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में धीरे धीरे एक छिपी हुई मुस्कान उभरी। ठीक है, मैं इस बात से सहमत हूँ। उसके ताज़ा जवाब से जियान दाओ को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन वह और भी खुश हो गई। उसने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था, कुछ भी नहीं कहा। लेकिन इस समय बो जिन्यान का मूड बेहद खुश था। उसे अपने पास रखने की उसकी इच्छा वाकई बहुत मजबूत थी। उसे संतुष्ट करना था। 1 घंटे बाद हांगकांग पुलिस को उस परिवार का ठिकाना मिल गया। वे चारों, बो जिन्यान, कार में वापस आए और कंप्यूटर स्क्रीन पर वह फोटो देखी जो एन नाम को अभी अभी मिली थी। यह त्सिम शात सुई में एक समुद्र तट था, जिसके पीछे पहाड़ और जंगल थे। स्पष्ट रूप से इलाका बहुत दुर्गम था। किनारे पर कुछ मछली पकड़ने वाली छड़ें, कुछ सामान और एक तंबू पड़ा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। हमें परिवार की कार नजदीकी पार्किंग में मिली। रिश्तेदारों ने पुष्टि की है कि ये सामान उन्हीं का है, और डुओंग लाम ने बताया। मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने अनुमान लगाया कि वह कम से कम 3 घंटे से लापता था। यह अच्छी खबर नहीं थी। इतना लंबा समय उसके लिए अपने पूरे परिवार को हांगकांग में किसी भी जगह ले जाने के लिए पर्याप्त था। लेकिन बो जिन्यान ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो त्सिम शात सुई में यातायात को अवरुद्ध करते हैं। वे बस पास में हैं। इन नाम ने अपना सिर उठाया। क्यों? और डुओंग लाम ने गैस पैडल दबाया और कार तेजी से भाग गई। बेक कैन गोन का मूड बहुत ही इत्मीनान वाला था। उन्होंने पीछे झुककर जवाब दिया, क्योंकि उनके आकलन के अनुसार हम फिलहाल उनकी पहेली को हल नहीं कर सकते। वह पहले की तरह सुरक्षित था, जब तक कि पीड़ितों की दूसरी श्रृंखला सामने नहीं आई। मुझे अचानक समझ में आया कि यह एक मामले के भीतर एक मामला था। तब तक वह स्वाभाविक रूप से अपना वर्तमान निवास, अपराध के उपकरण और वाहन छोड़ चुका होगा और एक नई पहचान का उपयोग करके किसी ऐसी जगह पर छिप गया होगा जिसे हम नहीं ढूंढ सकते। इसलिए इस बार उसे अपराध करने के लिए छिपने के लिए बहुत दूर की जगह पर भागने की जरूरत नहीं थी, जिससे यात्रा का समय कम हो गया और अपराध करने की कठिनाई भी कम हो गई। धीरे धीरे शाम ने समुद्र तट, पहाड़ों और शहर को अपने आगोश में ले लिया। सभी आसपास की स्थानीय पुलिस को जुटाया गया ताकि त्सिम शात सुई में निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाली संपत्तियों की तलाश की जा सके। 1. यह भवन एकांत में है तथा पड़ोसियों से एक निश्चित दूरी रखी गई है। विशाल स्थान, बेसमेंट सहित, या बड़ा क्षेत्र, 2000 वर्ग मीटर से अधिक। 3. एक काले रंग की 7 सीटर होंडा कार है और हाल ही में इसे बार बार अंदर बाहर जाना पड़ता है। 4. मालिक अकेला रहता था। धीरे धीरे आसमान काला होता गया और हाईवे के दोनों तरफ के घरों की रोशनी धुंधली होती गई। ओयांग लिन ने बेक कैन गोन के समूह को कुछ सैंडविच दिए। सभी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस खाना खत्म किया और तलाश जारी रखी। रास्ते में उन्हें 3 घर मिले,
जिनके पास शर्तों के मुताबिक वाहन थे, लेकिन पूरा परिवार एक साथ रहता था और कोई संदिग्ध नहीं था जिसकी उन्हें तलाश थी। इस समय आगे कुछ और घर दिखाई दिए जो बहुत ही कम संख्या में बने थे, लेकिन यार्ड में कोई काली होंडा खड़ी नहीं थी। बेक कैन गोन की नज़र एक घर पर रुक गई। यह एक विला है जो खूबसूरती से सजाया गया है और साफ सुथरा है, जिसके दरवाजे के सामने बहुत सारे फूल लगे हुए हैं। कमरा पर्दों से ढका हुआ था, जिससे दृश्य अवरुद्ध था, लेकिन फिर भी मृदु प्रकाश अंदर आ रहा था। उनकी शैली बहुत पसंद है, बाक कैन गोन ने उदासीनता से कहा, और डोंग लैम ने सिर हिलाया। उसके साथ मौजूद पुलिस वालों ने भी अपनी बंदूकें निकाल ली। कार धीमी हो गई। विला के बाहर कुछ मीटर की दूरी पर लगभग चुपचाप रुक गई। ओ यांग लिन और पुलिस पहले कार से बाहर निकले, चारों ओर घूमकर जांच की, जबकि बो जिन यान का समूह पीछे पीछे चला। विला के सामने पहुंचने से पहले बगल के घर का दरवाजा खुला और एक 40 वर्षीय महिला सौम्य भाव से कचरे का एक थैला पकड़े हुए बाहर आई। उसने उन्हें देखा और वह बहुत आश्चर्यचकित हुई, और डोंग लाम ने तुरंत उसे चुप रहने का संकेत दिया। बेक कैन गोन ने जियान दाओ की तरफ देखा। जियान दाओ समझ गया और महिला की तरफ बढ़ा और फुसफुसाया, नमस्ते, हम एक मामले की जांच कर रहे हैं। उस घर में किस तरह का व्यक्ति रहता है? महिला बहुत आश्चर्यचकित हुई, लेकिन फिर भी उसने धीमी आवाज में उत्तर दिया, मालिक श्री माई वियन क्वान है। बेक कैन गोन, जो उसके बगल में खड़ा था, ने तुरंत कहा, क्या वह अकेला रहता है? वहाँ एक काले रंग की 7 सीट वाली होंडा भी है। वह बाहरी लोगों के सामने खुद को पेशेवर उपन्यासकार कहते हैं। महिला की आंखें चौड़ी हो गईं। बेक कैन गोन, आपको बस जवाब देना है, हाँ या नहीं। महिला, हाँ, सब सही है। आप लोग कौन हैं? जियान दाओ का दिल अचानक तनावग्रस्त हो गया और बेक कैन गोन की आंखों में एक बेहद चमकदार मुस्कान दिखाई दी। यह वही है। अंदर जाओ, दरवाजा बंद करो, बाहर मत जाओ। बेक कैन गोन ने महिला को एक वाक्य फेंक दिया, फिर जियान दाओ के साथ अपना सिर घुमाया। इस समय ओडोंग लाम का समूह धीरे धीरे विला के बगीचे के पास पहुंचा। बेक कैन नगो ने कार में बैठे इन नाम को संकेत दिया। इन नाम को समझ में आ गया। उसने तुरंत अपना फोन निकाला, सहायता के लिए मुख्यालय से संपर्क किया। ठीक इसी क्षण रात में अचानक सड़क पर पहियों के रगड़ने की तेज आवाज सुनाई दी। सभी लोग चौंक गए और उस दिशा में देखने लगे तो देखा कि एक पोर्श स्पोर्ट्स कार विला के पिछले दरवाजे पर स्थित बेसमेंट गैराज से तेज गति से बाहर निकल रही थी। गाड़ी रोको! ओयांग लिन ने चिल्लाकर चेतावनी देते हुए हवा में गोली चलाई, लेकिन स्पोर्ट्स कार ने सभी को चुनौती देते हुए पलक झपकते ही अपना पहिया घुमा लिया और आगे सड़क के अंत में गायब हो गई। पीछे आओ! सभी लोग मुड़े और कार की ओर भागे। अध्याय 69। चुपचाप बैठो! ओ यांग लिन चिल्लाया। कार पहले ही तीर की तरह निकल चुकी थी, सीधे बाहर निकल गई। हर कोई कांप उठा, जल्दी से सुरक्षा रेलिंग को पकड़ लिया। जियान दाओ की कमर को बेक कैन गोन ने एक हाथ से कसकर पकड़ लिया और अपनी बाहों में जकड़ लिया। क्योंकि कार बहुत तेज चल रही थी, कानों से लंबी, तीखी आवाजें आ रही थी और खिड़की के बाहर का दृश्य पीछे की ओर आती हुई 2 प्रकाश की किरणों जैसा लग रहा था। जियान दाओ का चेहरा बेक कैन गोन की बनियान से कसकर चिपका हुआ था। कपड़ा ठंडा था लेकिन बहुत मजबूत ताकत का संचार कर रहा था। आगे राजमार्ग के एक दोराहे पर एक काली स्पोर्ट्स कार अचानक चमकी और गायब हो गई। एक साथ 2 अन्य सड़कों से कई पुलिस कारें निकली, अपनी कार के साथ एकत्र हुईं
और मिलकर स्पोर्ट्स कार का पीछा किया। अरे नहीं! उनके साथ चल रहा पुलिसकर्मी अचानक धीमी आवाज में चिल्लाया, आगे शीगोंग नाइट मार्केट है। हर किसी का दिल कांप उठा, क्योंकि उन्होंने देखा कि आगे सड़क पर और अधिक इमारतें बन गई हैं और सड़क पर और अधिक लोग चल रहे हैं। इंद्रधनुषी रोशनी में स्पोर्ट्स कार चमकती हुई लोगों और कारों की भीड़ में विलीन हो गई। यह स्पष्ट था कि उसके छिपने की जगह और भागने का रास्ता बहुत पहले से तय था। 3 किलोमीटर के भीतर 15 सड़कों के निकास को बाधा डिजाइन के लिए हाल ही में मुख्यालय को अधिसूचित किया गया है। अन्नाम अचानक बोल पड़ी, अविश्वसनीय तेजी से। प्रकाश की गति से चल रही कार की स्थिति में भी वह लैपटॉप पकड़ सकता था। उसका पूरा शरीर हिल रहा था, लेकिन उसकी 10 उंगलियां अभी भी चुस्त और तेजी से चल रही थी। यह बेकार है, वह कार छोड़ देगा, बेक कैन गो ने ठंडे स्वर में कहा। अपने लोगों से कहो कि वे रात्रि बाजार के प्रवेश द्वार को तुरंत बंद कर दें। और डुओंग लाम ने सिर हिलाया। उसे रात के बाजार में प्रवेश करने की अनुमति बिल्कुल नहीं दी जा सकती। वहां बहते पानी की तरह चलने वाले लोग उसके ठिकाने को पूरी तरह से छिपा देंगे। इस समय वे एक व्यस्त सड़क पर भी प्रवेश करने लगे। कार के पास धीमा होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ओयांग लिन ने वॉकी टॉकी निकाली, तुरंत लोगों के एक समूह को यहाँ भेजें। शीगोंग नाइट मार्केट के पूर्वी प्रवेश द्वार की रखवाली करें। बॉस, दूसरी तरफ से इंस्पेक्टर ने उसे टोकते हुए कहा, आपातकाल। हम प्रवेश द्वार पर हैं। वहां बम है। सभी चुप हो गए, सिर उठाकर देखने लगे और देखा कि आगे रात के बाजार के गलियारे के अंत में लोगों की एक लहर अचानक बाहर निकली, घबराहट में चिल्ला रही थी, अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी, एक दूसरे को रौंद रही थी। पूरी सड़क तुरंत लोगों से भर गई। सड़क पर पुलिस की गाड़ियां और इंस्पेक्टर सभी भीड़ से ढक गए। बहुत देर हो चुकी थी, उसने पहले ही अराजकता पैदा कर दी थी। सभी ने दरवाजे खोले और कार से बाहर निकल गए, भीड़ की दिशा में पीछे देखते हुए। और डुओंग लाम ने चिल्लाकर पूछा, क्या हो रहा है? क्या आपने बम निरोधक दस्ते को सूचित कर दिया है? दूसरी ओर से जवाब आया, एक आदमी बमों से लदा हुआ सड़क के बीच में पड़ा है। बम निरोधक दस्ता अभी भी आदेश की प्रतीक्षा कर रहा था, जिसके लगभग 5 मिनट में पहुंचने की उम्मीद थी। हम राहगीरों और आसपास के निवासियों को बाहर निकाल रहे हैं। जियान दाओ का दिल बैठ गया। नतीजा तय हो चुका था। वह निश्चित रूप से उनकी आंखों के सामने से भाग गया था। पूरा समूह ओयांग लिन का पीछा करता हुआ भीड़ के बीच से होता हुआ बम वाली जगह पर पहुंच गया। जियान दाओ और बो जिन यान ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया। दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोला। जियान दाओ ने उसकी प्रोफाइल पर नजर डाली और पाया कि उसकी ठंडी आंखें भीड़ को तेजी से स्कैन कर रही थी। वह उसे ढूंढ रहा था। जियान दाओ अधिक आश्वस्त हो गई। उसने भी अपना सिर घुमाकर देखा, प्रत्येक व्यक्ति को चुपचाप देखती रही। अभी खबर मिली। उनके बगल में इन नाम की आवाज गूंजी। उस परिवार को विला के बेसमेंट से बचा लिया गया है। उनकी चोटें अलग अलग हैं, लेकिन वे जीवन के लिए खतरा नहीं हैं। जियान दाओ का दिल राहत महसूस कर रहा था। यह बहुत अच्छा था। वह अचानक फिर चौंकी। अगर वह परिवार बच गया था, तो वह कौन था जिसे वह अभी बम में बदल रहा था? किसी कारणवश जियान दाओ की हथेलियां पसीने से भीगी हुई थी। वह और बेक कैन गोन का समूह चलना नहीं रोक रहे थे। उनकी आंखें अभी भी आगे की ओर देख रही थी। इस समय भूस्खलन की तरह भागने वाले लोगों की धारा बहुत कम हो गई थी और आगे का रास्ता फिर से खुलने लगा था। पुलिस की कुछ गाड़ियों की लाइटें चमकती हुई दिखीं, जो अवरुद्ध सड़क के पीछे रुकी थीं, लेकिन जमीन पर कौन लेटा हुआ था, यह स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सका। इस समय
बेक कैन गोन ने अपना सिर उसकी ओर देखने के लिए घुमाया। चारों आंखें एक दूसरे को गौर से देख रही थीं। उसकी आंखें काली और ठंडी थी। वह आदमी जमीन पर निश्चल पड़ा था। उसका शरीर लंबा था, घावों से भरा हुआ। वह केवल एक अंडरशर्ट पहने हुए थे जिसका मूल रंग स्पष्ट नहीं था। साथ में एक जोड़ी फटी हुई पतलून भी थी। बाल भी थोड़े लंबे हैं, जो चेहरे के आधे से ज्यादा हिस्से को ढकते हैं। क्या यह वही है? बेक कैन गोन ने पूछा। जियान दाओ का गला भर आया। उसने जवाब दिया, बहुत दूर, चेहरा साफ नहीं दिख रहा, लेकिन आकार बहुत मिलता जुलता है। यह वही है, यह वही होना चाहिए। उसके दिल में एक आवाज गूंजी। इस समय उसके बगल में खड़ा पुलिसवाला आखिरकार दूरबीन लेकर आया। जियान याओ ने दूरबीन उसके हाथ से छीन ली और ऊपर देखा। छवि तुरंत उसकी आंखों के करीब आ गई। जूम करके देखने पर घावों से लदे उस आदमी की छवि और भी अधिक क्रूर दिखाई दी। गेहुआ रंग की त्वचा, कोमल मांसपेशियां और छोटी ठोड़ी जो दिखाती थी कि उसने बहुत अधिक वजन कम कर लिया है, लेकिन उसका सुंदर चेहरा अभी भी बहुत परिचित था। जियान दाओ ने अपना मुंह ढकने के लिए हाथ बढ़ाया और तुरंत ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह अभी भी सांस ले रहा है। बो जिन्यान ने धीमी आवाज में बात की। जियान याओ एक पल के लिए अवाक रह गया और उसने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। इस समय बम निरोधक दल आ चुका था। मोटे सुरक्षात्मक कपड़े और स्टील का हेलमेट पहने दो विशेषज्ञ ली जुनरान के पास पहुंचे। आसपास के सभी पुलिसकर्मी कार के पीछे खड़े होकर अपनी सांस रोककर और ध्यान से देखते हुए खड़े थे। आखिरकार वे ली हुआन नियन के पास पहुंचे और नीचे बैठ गए। उन दोनों ने ध्यान से इसे जांचा, एक दूसरे की तरफ देखा और जल्दी से पुलिस लाइन में वापस चले गए। जियान याओ का दिल अचानक सिकुड़ गया। उन्होंने अपने हेलमेट उतार दिए और उनमें से एक ने अपना सिर हिलाया और ओयांग लिन से कहा, इसे नहीं उतार सकते। इस प्रकार के बम की संरचना बहुत जटिल होती है। किसी भी आकस्मिक संपर्क से विस्फोट हो सकता है। हमें कम से कम 1 घंटे का समय चाहिए। लेकिन टाइमर में सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। जब तक बम लगाने वाला व्यक्ति टाइमर बंद नहीं कर देता, यह व्यक्ति निश्चित रूप से मर जाएगा। मिनट दर मिनट, सेकंड दर सेकंड समय बीतता गया। स्पष्ट रूप से केवल 1 मिनट का मौन, लेकिन ऐसा लगा जैसे यह पुनर्जन्म के कई चक्रों से गुजरा हो। जियान याओ के दिल में अत्यधिक दर्द छा गया। वह ली जुन रैन के शरीर को खाली भाव से देखती रही। उसका चेहरा कागज की तरह सफेद हो गया था। माफ करें, उसे बचाया नहीं जा सका। ओ यांग लिन को पहले से ही उसकी पहचान पता थी और उसने उसे और बो जिन यान को फुसफुसाकर बताया। आन नाम, उस परिवार के लोगों से उसका फोन नंबर पूछो। उसके बगल में एक धीमी और ठंडी आवाज सुनाई दी। जियान याओ और बाकी लोगों ने एक साथ अपना सिर घुमाया, केवल बो जिन यान के भावहीन चेहरे को देखा, जो आगे की ओर देख रहा था, अपने शरीर से एक सेल फोन निकाल रहा था। वह उससे बात करना चाहता था। जियान याओ का दिल पूरी तरह से उसके गले तक उछल गया। उसके सुंदर चेहरे को देखकर वह स्तब्ध और अवाक थी। इस समय इन यान ने जल्दी से एक नंबर रिपोर्ट किया। बो जिन यान की लंबी उंगलियां फोन के कीबोर्ड पर चली गईं और आखिरकार कॉल बटन दबाया, अपना सिर घुमाकर उसकी ओर देखा। रात शांत थी। पुलिस की लाइटें चमक रही थी और सभी की आंखें चमक रही थी। ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में उसकी आंखें अभी भी पानी की तरह शांत और संयमित थीं, अपरिवर्तित। इस समय इन यान आगे बढ़ा और एक बहुत छोटा कनेक्टर निकाला और उसे अपने फोन में प्लग किया। फिर तुरंत कार के किनारे वापस आ गया,
वायरटैप चालू कर दिया और जियान दाओ और अन्य सभी ने अपने हेडफोन लगा लिए। बीप बीप बीप। वास्तव में संपर्क योग्य इन नाम ने तुरंत कीबोर्ड पर टाइप किया और अपना स्थान खोजना शुरू कर दिया। लेकिन आओ डुओंग लाम ने अपनी घड़ी की ओर देखा और सभी को संकेत दिया। 4 मिनट बचे हैं, बम फट जाएगा। सभी की सांस लेने की हिम्मत नहीं थी। सभी बेक कैन गोन को घूर रहे थे और वह भीड़ के सामने खड़ा था। उसका आकार पेड़ जितना लंबा था, स्पष्ट लेकिन ठंडा। 5 या 6 रिंग के बाद एक क्लिक की आवाज आई। लाइन के दूसरे छोर पर हल्की सी पृष्ठभूमि की आवाज सुनाई दी। उसने फोन उठाया। बेक कैन गोन की लंबी संकरी आंखें थोड़ी सी सिकुड़ गईं। उसकी निगाह आगे की लंबी सुनसान सड़क से गुजरते हुए कई सड़कों के चौराहे पर उस भीड़ पर रुक गई जो अभी भी पहले की तरह हलचल में थी। नमस्ते। एक क्षण के लिए दूसरी ओर सन्नाटा छा गया। इसके तुरंत बाद एक स्पष्ट पुरुष की हंसी भरी आवाज आई। हाय। आवाज कानों को बहुत ही सुखद लग रही थी, लेकिन यह एक अदृश्य हाथ की तरह था जो धीरे धीरे सबके दिलों को जकड़ रहा था। केवल बेक कैन गोन की लंबी काली आंखों में अभी भी एक हल्की मुस्कान चमक रही थी। भाग गए? यह किसी पुराने परिचित मित्र से पूछने जैसा था। दूसरी तरफ से आदमी हंसा। हाँ, लगभग हो गया। सबके चेहरे थोड़े बदल गए। ओयांग लिन ने अपनी घड़ी पर नजर डाली। 3 मिनट और 30 सेकंड। उसने एन नाम की ओर देखा, लेकिन एन नाम बस स्क्रीन को देखता रहा। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थी। स्पष्टता उसे सिग्नल खोजने में कठिनाई हो रही थी। मैं एक समान वस्तु लूंगा और ली हुआनरान के बदले में आपके साथ इसका व्यापार करूंगा। बेक कैन गोन इत्मीनान से बोल रहा था। उसकी आवाज धारा प्रवाह और शांत थी, जैसे कि वह मौसम के बारे में बात कर रहा हो। सब चुपचाप सुन रहे थे। जियान दाओ का दिल फिर से दुख रहा था। वह किसका आदान प्रदान करना चाहता था? फोन के दूसरी ओर पृष्ठभूमि का शोर थोड़ा बढ़ गया। आदमी ने ओह कहा। ऐसा लग रहा था कि वह उत्तर देने में बहुत रुचि ले रहा है। मुझे बताओ। ली जुनरान को केंद्र में रखकर सड़क से कुछ मीटर की दूरी पर पुलिसकर्मियों का समूह लगभग चुप था। हर जगह मांस और खून के उड़ने के दृश्य का इंतजार कर रहा था, या स्थिति को बदलने के लिए किसी चमत्कार का। लेकिन कई 100 मीटर दूर सड़क पर अराजक भीड़ अभी भी बहुत तेजी से तितर बितर हो रही थी। सड़क को परतों में अवरुद्ध करने वाले पुलिसकर्मियों के समूह में भाग रही थी। इस तरह की रुकावट लगभग व्यर्थ थी। पुलिसकर्मियों का समूह केवल उस चित्र को पकड़ सकता था जिसे अभी अभी परिवार से तत्काल प्राप्त किया गया था। उनकी आंखें भीड़ को तेजी से स्कैन कर रही थी। कई लोग फोन करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इस हंगामे के बारे में बता रहे थे। एक लंबा आदमी जो काला कोट पहने हुए था, हाथ में फोन पकड़े हुए एक छोटी सी गली से बाहर आया। उसने अपने सामने सड़क के सिरे पर खड़े पुलिसवालों को देखा, थोड़ा मुस्कुराया, फिर गली में वापस चला गया। फोन से कहा, रुको, मेरे पास एक और कॉल आ रही है। किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी जेब से गीला तौलिया निकाला, ध्यान से अपना चेहरा पोंछा, फिर अपनी मोटी भौहें, दाढ़ी और नाक के ऊपर लगे मेकअप पैड को नीचे खींचा। उसका मूल रूप से कांस्य रंग का सुंदर चेहरा तुरंत सफेद, सुंदर और गंभीर हो गया। उसने अपनी जेब में सब कुछ ठूंस लिया, अपना सेल फोन फिर से निकाला और तेजी से पुलिस स्टेशन की ओर चल पड़ा और दूसरी तरफ से कहा, क्षमा करें, अब आप जारी रख सकते हैं। वह अपने बगल में खड़े लोगों की ओर देखे बिना ही सीधा बाहर चला गया। एक पुलिसकर्मी उसके पास से गुजरा, उसके सौम्य और सुंदर चेहरे को देखा, फिर उसके हाथ में फोटो को देखा और उसकी आंखें तेजी से उसके पीछे चली गईं।
ओयांग लिन ने अपने हाथ से संकेत दिया, 2 मिनट और 50 सेकंड बचे हैं। बो जिन्यान ने उसकी ओर देखा और शांति से कहा, कल हांगकांग के सभी सबसे बड़े मीडिया आउटलेट विकृत हत्यारे लेखक में जुन्युआन की पहचान के बारे में रिपोर्ट करेंगे। वह हंसकर बोला, बुरा नहीं है। बो जिनयान ने फिर कहा, हांगकांग के लोग बहुत जिज्ञासु हैं। आप उनके लिए एक गर्म विषय बन जाएंगे। हर कोई आपके उपन्यास पढ़ेगा। वे आपकी प्रतिभा, आपके विचार देखेंगे। वे स्वयं आपका मूल्यांकन करेंगे और पहले की तरह तथाकथित आलोचकों और प्रतियोगिता निर्णायकों द्वारा गलत मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। बधाई हो। मुझे लगता है कि यह भी आपके लक्ष्यों में से एक है। जिसने भी यह सुना, उसे यह अजीब लगा, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि बा कैन नॉन क्या साजिश रच रहा था। जियान दाओ का दिल भी धीरे धीरे तनावग्रस्त हो गया। लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ वही था, बो जिनयान की तरह इत्मीनान से और उदासीन। वह मजाकिया अंदाज में हंसा और बोला, क्या तुम मेरी चापलूसी करने की कोशिश कर रहे हो? बे कैन गोन मंद मंद मुस्कुराया, नहीं, मैं तुम्हें धमकी दे रहा हूँ। हर कोई दंग रह गया। फिर उन्होंने आगे कहा, हमारा खेल बहुत निष्पक्ष है। मैं मीडिया द्वारा आपका पीछा करने और आपकी चापलूसी करने में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। लेकिन अगर ली हुआनरान को उड़ा दिया जाए और वह मेरे सामने मर जाए, तो मैं खेल के कुछ नियमों को बदलने से खुद को नहीं रोक सकता। मुझे लगता है कि मीडिया निश्चित रूप से इस मामले के प्रभारी आपराधिक मनोवैज्ञानिक का आपराधिक प्रोफाइल सुनना चाहेगा। उन रहस्यों के बारे में सुनना चाहेगा जो कोई नहीं जानता, खासकर वे रहस्य जो आधिकारिक समाचारों के नीचे गहरे दबे हुए हैं। वह दूसरे छोर पर था। अंततः एक क्षण के लिए चुप हो गया। केवल गहरी सांस लेने की आवाज ही प्रसारित हो रही थी, शांत, फिर भी अथाह गहरी। बे कैन गोन ने रुकना नहीं छोड़ा। बहते बादलों और बहते पानी की तरह धारा प्रवाह बोलना जारी रखा। उदाहरण के लिए, आपकी माँ ने आपको बचपन से ही छोड़ दिया था। जब तुम बड़े हुए तो तुमने व्यभिचार किया और उसे मार डाला। बेशक, संयोगवश, अपनी किशोरावस्था के दौरान आपने अपने परिवार की एक अन्य वयस्क महिला के साथ भी लंबे समय तक अनाचारपूर्ण संबंध बनाए रखा। मैं उन्हें यह बताने में संकोच नहीं करूंगी कि आपने विभिन्न आयु, त्वचा के रंग, लिंग और यहाँ तक कि जानवरों की कई प्रजातियों के कई लोगों के साथ यौन संबंध बनाए हैं। यह बात शायद उनकी स्वीकार करने की क्षमता से परे है। लेकिन जिस बात ने उन्हें सबसे ज्यादा निराश किया वह शायद यह थी कि आपको साहित्य अकादमी से निकाल दिया गया था। मीडिया द्वारा प्रशंसित एक विकृत प्रतिभा। पता चला कि उसने कॉलेज भी पूरा नहीं किया है। मुझे बताएं, अगर ये बातें सार्वजनिक हो गईं, तो कलम नाम माई क्वान वियन क्या दर्शाएगा? खैर, मुझे लगता है कि आप और मैं दोनों समझते हैं कि हालांकि चीनी लोग बहुत जिज्ञासु हैं, लेकिन सबसे अस्वीकार्य बात नैतिकता और आचार विचार को नुकसान पहुंचाना है। आप किंवदंती नहीं बनेंगे, बल्कि केवल कचरा बनेंगे। जब लोग माई जुन युआन का उल्लेख करते हैं, तो वे निम्न वर्ग और भ्रष्टाचार के बारे में सोचते हैं। कोई भी आपके साहित्य या विचारों की गंभीरता से सराहना नहीं करता। उनके मन में वे केवल आपके बुरे कामों से उत्साहित महसूस करते हैं। चाहे आप और मैं आगे कैसे भी लड़े, माई जुन युआन नाम हमेशा इसी तरह खत्म होगा। सबसे आम लोगों के लिए सबसे सस्ता हंसी का पात्र बन जाएगा। हर कोई दंग रह गया। बो जिन्यान का चेहरा हमेशा की तरह शांत था। ओयांग लिन चुप था। उसने हाथ से इशारा किया, 60 सेकंड। दूसरी तरफ से उसने आखिरकार बात की। उसकी मुस्कान में थोड़ी ठंडक थी। क्या बचकानी धमकी है? सभी लोग थोड़ा डर गए, लेकिन बे कैन गो ने उन्हें बीच में टोकते हुए कहा, क्या ऐसा है? चलो शर्त लगाते हैं और देखते हैं। उसने अचानक हाथ उठाकर नाकाबंदी रेखा को ऊपर उठाया
लोगों और कारों की भीड़ को पार किया और ली जुनरान की ओर लंबे लंबे डग भरे, जो कई दर्जन मीटर दूर था। हर कोई सदमे से स्तब्ध था। जियान याओ सबसे पहले बाहर निकला, उसका हाथ पकड़ा और चिल्लाया, जिनयान। बेक कैन गो ने उसे घूरकर देखा, उसकी आंखें तेजी से चमक रही थी। कोई बात नहीं, तुम वापस जाओ। फिर उसने ओयांग लिन की ओर देखा, उसे वापस ले जाओ। ओयांग लिन भी दंग रह गया। उसने पहले जियान याओ को अपने पीछे खींचा, पुलिस को उसकी रक्षा करने दिया और उसी समय जल्दी से आगे बढ़ा, वो जिन्यान को घूरते हुए और धीमी आवाज में कहा, आप वहां नहीं जा सकते। बम का प्रभाव क्षेत्र बहुत व्यापक है। बेक कैन गो ने अपनी आंखों से उसे पीछे हटने का संकेत दिया। ओयांग लिन एक क्षण के लिए चुप हो गया, दांत पीसते हुए पीछे हटा और चिल्लाया, बम निरोधक दल। बम निरोधक दल के 2 सदस्य तुरंत बाहर आए और उन्होंने बाक कैन नॉन को सुरक्षात्मक उपकरण और हेलमेट पहनाए। बेक कैन गो ने उनकी ओर देखने की भी जहमत नहीं उठाई, रास्ते से हट जाओ। फिर वह तेजी से अकेले ली जुनरान के पास चली गई। जियान याओ को कई लंबे इंस्पेक्टरों ने रोक लिया था, उसका पूरा शरीर स्तब्ध था, केवल उसके कान ही उसकी अपनी गर्म और तेज सांसें सुन सकते थे, और उसके सीने में उसके दिल की अराजक धड़कन, बैंग 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 बैंग। जिन यान, तुम क्यों हो? ओयांग लिन की स्टॉपवॉच अभी भी चल रही थी, उसकी आंखें जल रही थी। वह देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, लेकिन देखने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। वह जानती थी कि वह क्या करना चाहता था। वह जानती थी कि अगर उसने ऐसा किया तो वह निश्चित रूप से जीत जाएगा। लेकिन उसे बम की ओर बढ़ते देखकर उसका दिल ऐसा लगा जैसे बम के साथ ही फटने वाला था। वायरटैप में आखिरकार उसकी आवाज फिर से गूंजी, तुम इस पुलिसवाले के साथ मरना नहीं चाहते, है ना? जियान दाओ ने दूर तक देखा और देखा कि वो जिन्यान ली झुनरान के बगल में बैठा है और उसने अपना सेल फोन उसकी छाती पर रखे बम पर रखा हुआ है। टिक टिक टिक, बम पर टाइमर की आवाज सुनाई दी। सभी ने इसे सुना, उसने भी सुना। फिर उन्होंने बेक कैन गोन को धीरे से हंसते हुए सुना और कहा, नहीं, मैं बम के बगल में हूँ, लेकिन मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि आप इसे उड़ा नहीं देंगे। क्योंकि मैं समझता हूँ, यह उपनाम, माई क्वान वियन, आपके लिए आपके जीवन जितना ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, क्योंकि मैं आपको जितना आप सोचते हैं, उससे कहीं अधिक समझता हूँ। ओह, आपके पास सोचने के लिए 10 सेकंड हैं। अलविदा। एक क्लिक के साथ एक बीप बीप ध्वनि सुनाई दी और बेक कैन गो ने वास्तव में अपना फोन काट दिया। सभी की आंखें चौड़ी हो गईं, अवाक। जियान दाओ को एक पुलिसकर्मी ने अपनी बाहों में सुरक्षित रखा हुआ था, उसका पूरा शरीर थोड़ा कांप रहा था। उसने अपने हाथ से अपना मुंह ढक लिया। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी, लेकिन आंसू बह निकले। केवल वो जिन यान बचा था। उसने फोन रख दिया, ली जुनरान के बगल में अपनी बाहें क्रॉस करके खड़ा हो गया, अपना सिर घुमाकर उनकी ओर देखा। हालांकि उसकी अभिव्यक्ति स्पष्ट नहीं थी, फिर भी उसका रवैया शांत और अभिमानी था। ओयांग लिन का चेहरा पीला पड़ गया। उसने उल्टी गिनती की, 8, 7, 6, 5। जियान दाओ की सांस एक पल में रुक गई। वह बस उसे सामने देखती रही, उसका लंबा और सुंदर शरीर। 3, 2, 1। लंबी सड़क के चारों ओर एक शांत वातावरण। केवल बो जिन्यान के होठों के कोने पर धीरे धीरे एक हल्की मुस्कान प्रकट हुई। तुरंत सभी पुलिस ने जयकारे लगाए, सीटी बजाई, गरज के साथ ताली बजाई। कोई विस्फोट नहीं हुआ। वह सचमुच विस्फोट नहीं हुआ। सबके चेहरे उत्साहित हो गए,
उनके बगल में खड़े पुलिसकर्मी ने जियान दाओ को छोड़ दिया। सभी चलने लगे। बम निरोधक दल, एम्बुलेंस, इन नाम की सिग्नल सांद्रता सीमा के आधार पर तुरंत एक छोटी टीम भेजी। उमड़ती भीड़ में जियान याओ की आंखें तुरंत नम हो गईं। वो जिन यान को धीरे धीरे अपनी ओर आते देख उसकी आंखों में खुशी और संतुष्टि की चमक थी। वह खुद को हंसने से नहीं रोक पाई। अचानक आगे बढ़ी और उसे कसकर गले लगा लिया। बेक कैन गोन ने भी उसे तुरंत कसकर गले लगा लिया। उसकी बाहें सामान्य से अधिक मजबूत लग रही थी। उसने उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ रखा था। उसने उसकी स्थिर और मजबूत दिल की धड़कन सुनी, उसकी जानी पहचानी गर्म सांसों को महसूस किया और उसका पूरा दिल उसके साथ पिघलना चाहता था। 1 घंटे बाद शोरगुल और हलचल भरी रात में बेक कैन गोन ने जियान दाओ का हाथ पकड़ रखा था। एम्बुलेंस के बगल में खड़ा था। बेहोश ली हुआन नियन को स्ट्रेचर पर रखा जा रहा था और एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था। प्रारंभिक जांच में अत्यधिक शारीरिक कमजोरी पाई गई। डॉक्टर ने कहा, फिलहाल जीवन को कोई खतरा नहीं है। अन्य समस्याओं के बारे में स्पष्ट जानकारी के लिए अस्पताल में सावधानीपूर्वक जांच की आवश्यकता है। जियान दाओ की आंखें आंसू से भर आईं और उसने सिर हिलाया। एम्बुलेंस पहले ही बहुत दूर जा चुकी थी। सड़क अभी भी अवरुद्ध थी और पुलिस हमेशा की तरह अभी भी व्यस्त थी। अगर वह आज रात बच भी निकलता है तो भी पुलिस द्वारा ली हुआनरान के साथ 4 लोगों के परिवार को बचा लेना एक महत्वपूर्ण सफलता मानी जा सकती है। लेकिन इस अनुभव के जरिए उसने कई सुराग छोड़े। सबको यकीन था कि केस को सुलझाने का समय अब दूर नहीं है। रात गहराती जा रही थी। एक पुलिसवाला गाड़ी चलाकर बेक कैन गोन और जियान दाओ को पहले आराम करने के लिए होटल में ले गया। पुलिस की गाड़ी शहर के लोगों और कारों के बीच से गुजरी। बो जिन्यान अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया। उसका हाथ थामे खिड़की से बाहर देखता रहा। उसे नहीं पता था कि वह क्या सोच रहा था। जियान याओ ने उसकी प्रोफाइल को देखा। उसका दिल अवर्णनीय दर्द से तड़प रहा था। सभी ने सोचा कि वह नंबर 1 को धमकाने के लिए जनता की राय का इस्तेमाल कर रहा था। सोचा कि वह बेहद आश्वस्त था, यहाँ तक कि अपनी जान जोखिम में डालने की हिम्मत भी कर रहा था, जिससे वे आश्चर्य में डूब गए। लेकिन केवल वह ही समझती थी कि बो जिन्यान को स्पष्ट रूप से ऐसा करना था, क्योंकि नंबर 1 व्यक्ति को उसकी जरूरत थी। वह चाहती थी कि वह उसका साथी बने, इसलिए वह निश्चित रूप से उसे बम विस्फोट से मरते हुए नहीं देखेगी। केवल खुद को इसमें घसीटकर ही बेक कैन गोन जीत के बारे में सुनिश्चित हो सकता था और हार नहीं सकता था, और वह गारंटी दे सकता था कि वह ली हुआन नियन की जान बचा सकता था। हालांकि उसे अभी भी विश्वास था कि नंबर 1 बम विस्फोट नहीं करेगा, फिर भी उसके दिल में इतना दर्द और बेचैनी क्यों महसूस हुई। ठंडी रात पूरे हांगकांग में चिंता से भरी हुई थी। एक व्यस्त जिले की एक सड़क पर एक काली कैडिलैक चुपचाप रुकी। अज्ञात समय तक रुकने के बाद एक सूट पहने सुंदर दिखने वाला आदमी भीड़ से बाहर आया, कार का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। गाड़ी चलाना, वह पीछे झुक गया, अपनी टाई ढीली कर ली। वह बहुत थका हुआ लग रहा था। जी श्रीमान, आगे बैठे ड्राइवर ने जवाब दिया। कार भीड़ भाड़ वाले इलाके से निकलकर पहाड़ी की ओर बढ़ गई। एक चमकदार रोशनी वाला विला, हांगकांग के सबसे अमीर इलाकों में से एक। वह आदमी हल्की मुस्कान के साथ कार से बाहर निकला। सुरक्षा गार्ड ने उसके लिए विला का दरवाजा खोला। नमस्ते सर, वह इत्मीनान से अंदर चला गया। विला पूरी रात मशालों से जगमगाता रहा। वह आदमी लिविंग रूम में आलीशान सोफे पर बैठ गया, शराब की एक बोतल उठाई और धीरे धीरे उसे खुद ही पीने लगा। आज रात टीवी पर सिलसिलेवार हत्या मामले की लाइव खबरें प्रसारित की जा रही हैं।
स्क्रीन पर व्यस्त पुलिसकर्मियों की आकृतियां धुंधली सी दिखाई दीं, जिनमें बेक कैन गोन और जियान दाओ भी शामिल थे। वह आदमी जो अब तक मुस्कुरा रहा था, कुछ देर तक देखता रहा और अचानक मुस्कुराना बंद कर दिया। खनक की आवाज के साथ उसने शराब की बोतल जमीन पर फेंक दी। वह अचानक उठ खड़ा हुआ, अपने कपड़े ठीक किए और धीरे धीरे अंदर के कमरे की ओर बढ़ा। कई दरवाजों से होते हुए वह अंदर के कमरे में पहुंचा। यह विला का गुप्त कमरा है। उसने भारी धातु का दरवाजा खोला और गाना गुनगुनाते हुए अंदर दाखिल हुआ। एक अंधेरे कमरे में एक युवक खड़ा था, जिसके हाथ और पैर लोहे की सलाखों से बंधे हुए थे। वह जमीन पर बैठा था, उसका सुंदर चेहरा उदास और उदास था। उस आदमी को अंदर आते देख उसका चेहरा एक पल में बदल गया। थोड़ी देर बाद एक चाकू ने कैद आदमी के शरीर में इंच इंच वार किया। उसने एक दयनीय चीख निकाली, लेकिन यह सब कई इंच मोटी दीवार के कारण बंद हो गया, जो बाहर नहीं जा सका। और जो आदमी उसे प्रताड़ित कर रहा था, वह उसकी प्रतिक्रिया का आनंद लेने लगा, चाकू के प्रत्येक वार को बहुत हल्के और खुशी से चिह्नित कर रहा था। मैंने सोचा था, हम दोस्त हैं। कैद आदमी बुरी तरह चिल्लाया, कृपया मुझे जाने दो, तुम जो चाहो मैं तुम्हें दूंगा। उस आदमी का चेहरा अचानक बदल गया और उसने जल्दी से चाकू से वार किया, जिससे उसकी एक उंगली कट गई। कैद में बंद आदमी ने तुरंत ही दयनीय चीखें निकाली। उस आदमी ने चाकू फेंक दिया और उससे बहुत गंभीर स्वर में कहा, गलत मत समझो, मेरा सिर्फ एक ही दोस्त है। फिर उसने अपना सिर उठाया, कुछ सेकंड तक सोचा और खुद से बुदबुदाया, दुर्भाग्य से वह अभी भी मेरे पास आने से इनकार कर रहा है। वह फिर मुस्कुराया, लेकिन बहुत जल्द। उसे नष्ट करने के बाद वह मेरा हो जाएगा। अध्याय 70। जी हान, अंग्रेजी नाम जैबर है। कैलिफोर्निया, यूएसए में जन्मी 26 साल की एक हांगकांग इंस्पेक्टर एक सफेद स्क्रीन के सामने खड़ा था, जिस पर एक सुंदर, गोरी चमड़ी वाले चीनी व्यक्ति की छवि दिखाई दे रही थी। जब वह जीवित थे, तब उनके पिता टिलिंगहास्ट समूह के महाप्रबंधक थे, जिनकी व्यक्तिगत संपत्ति 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक थी। जब उनकी मां जीवित थी, तब वह एक जीव विज्ञानी थी, लेकिन जब वह 4 साल के थे, तब उन्होंने उन्हें तलाक दे दिया और उनकी देखभाल भी छोड़ दी। यह हांगकांग का गोपनीय सम्मेलन कक्ष है। ओयांग लिन, बो जिन्यान और जियान दाओ सभी नीचे बैठे हैं। कल रात नरभक्षी विकृत ताजे फूल के साथ जीवन मरण के द्वंद्व के बाद बो जिनयान द्वारा पहले प्रस्तावित चित्र के आधार पर उम्र, शरीर की बनावट, पारिवारिक पृष्ठभूमि, खाल उतारने के मामलों में संदिग्धों के बारे में जानकारी, अमेरिका से बाहर बिताया गया समय, साथ ही अमेरिका की सबसे प्रसिद्ध अकादमी के साहित्य विभाग से निष्कासित होने का नया विवरण। मध्य अमेरिका के दोनों ओर की पुलिस ने मिलकर एक संदिग्ध की पहचान की, जिसका नाम जी हान था। इंस्पेक्टर ने आगे बताया, भले ही हमें उसकी जानकारी के बारे में स्पष्ट जानकारी है, फिर भी उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करना मुश्किल है। चूंकि वह 2006 में लापता हो गया था, इसलिए उसकी सभी निजी संपत्तियां विदेश में स्थानांतरित कर दी गईं। उसके बाद से किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा। हमें संदेह है कि उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई होगी। सभी लोग देख लें। स्क्रीन पर फिर से एक आदमी की छवि दिखाई दी। यह 2013 हांगकांग ऑल स्टार फैंटेसी अवार्ड्स में मीडिया द्वारा ली गई माई जुन युआन की तस्वीर थी, जो पहले अपहृत परिवार द्वारा बताए गए व्यक्ति से मेल खाती थी। फोटो में दिख रहे व्यक्ति की त्वचा का रंग थोड़ा गहरा है, उसकी भौहें मोटी हैं और नाक ऊंची है। पिछली फोटो की तुलना में वे दो बिल्कुल अलग लोग हैं। उन्होंने कहा, तकनीकी विशेषज्ञों ने विश्लेषण किया है,
हमारा मानना है कि इस फोटो में दिख रहा व्यक्ति निश्चित रूप से छद्मवेश में है। यह उसका असली चेहरा नहीं है। लेकिन चेहरे की विशेषताओं को देखें तो 7 साल पहले की तुलना में इसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है। इसलिए इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई होगी। और डोंग लाम ने कहा, इसका मतलब है कि हम उसका नाम, पहचान और यहाँ तक कि उसकी डीएनए जानकारी भी जानते हैं। लेकिन अब उसकी कोई असली तस्वीर नहीं है। उसने शायद कोई नई नकली पहचान बना ली है। इसलिए हम जिस व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं वह बिल्कुल कोई और है। सभी लोग चुप थे। टीम लीडर ने बेक कैन गोन से पूछा, प्रोफेसर बेक, क्या आपके पास कोई टिप्पणी है? बेक कैन गोन ने उदासीनता से उत्तर दिया, मैं जासूस डोंग के दृष्टिकोण से सहमत हूँ। उपन्यासकार माई जुन युआन के रूप में उनकी पहचान के अलावा उनके अहंकारी और असामाजिक व्यक्तित्व को देखते हुए यह बहुत संभावना है कि वह अपनी वर्तमान वास्तविक उपस्थिति का उपयोग झूठी पहचान के तहत रहने के लिए भी कर रहे हैं। जासूस, हांगकांग में जांच दल का प्रमुख। इस बार अपराध करने की उनकी योजना समय से पहले ही खत्म हो गई। वह निश्चित रूप से कुछ समय के लिए आराम करेंगे और एक और भी अधिक परिष्कृत और क्रूर अपराध की योजना बनाएंगे। इस अवधि के दौरान हमें हांगकांग में रहने वाले धनी वर्ग की जांच पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम उससे तेज हैं तो हम उसे यहीं खत्म कर सकते हैं। सूरज की रोशनी एक गर्म रेशमी पट्टी की तरह थी जो शुद्ध सफेद अस्पताल के बिस्तर को ढक रही थी। हवा में दवा और कीटाणुनाशक की हल्की गंध भरी हुई थी, लेकिन यह बिल्कुल भी तीखी नहीं थी, बल्कि सुरक्षा का एहसास कराती थी। जियान दाओ अस्पताल के बिस्तर के पास बैठी थी। उसने अपना सिर नीचे करके ली जुनरान के सोते हुए चेहरे को देखा। अब उसका इलाज हो चुका था और उसके पूरे शरीर पर पट्टियां बंधी हुई थी। उसका चेहरा अब भी पहले की तरह सुंदर था, बस उसका रूप थोड़ा पीला और क्षीण था, जिससे उसे दिल टूटा हुआ महसूस हुआ। उसने उसके घावों से भरे बड़े हाथों को थाम लिया, चुपचाप एक शब्द भी नहीं बोला। उसके पीछे लगभग आधा मीटर की दूरी पर बो जिन्यान सोफे पर क्रॉस लेग्ड बैठा था, शांति से अपनी बेटी के बगल में खड़ा था, कभी-कभी बिस्तर पर पड़े आदमी को देख रहा था। निश्चित रूप से यह अभी भी एक आंखों में गड़ने वाली चीज थी, लेकिन वह कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे जियान याओ महत्व देती थी, और वह बो जिन्यान के अलावा दूसरा व्यक्ति भी था जो ताजे फूल, नरभक्षी विकृत व्यक्ति के हाथों में रहता था। इसके विपरीत यह थोड़ा दिलचस्प था। इस समय जियान याओ की हथेली में उंगली थोड़ी हिली। जियान दाओ का दिल खुशी से भर गया और उसने देखा कि गहरी आंखें धीरे धीरे खुल रही हैं। रात के आसमान के शुद्ध रंग की तरह गहरी आंखें। हुआन नियन, जियान दाओ ने धीमी आवाज में पुकारा, लेकिन यह शब्दों से परे था। यह देखकर उसके पीछे बैठा बैक कैन गोन भी खड़ा हो गया, अपने हाथ जेब में डाले और बिस्तर पर लेटे हुए व्यक्ति की ओर देखने लगा। ली हुआन नियन के होंठ अभी भी बहुत सूखे और फटे हुए थे। वह थोड़ा आगे बढ़ा, एक गर्मजोशी भरा मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाते हुए, यहाँ आओ, मुझे चुटकी काटो, एक बार देखने के लिए। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? जियान दाओ की आंखें फिर से नम थी। उसने धीरे से कहा, अब आप सुरक्षित हैं। आप और कैन नॉन, साथ ही हांगकांग पुलिस, सभी मेरी सुरक्षा कर रहे हैं। ली हुआन नियन ने उसे घूर कर देखा। इस समय उस सख्त आदमी की आंखों में भी थोड़ी नमी थी। उसने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, धीरे धीरे जोर बढ़ाते हुए। एक पल के लिए उनकी आंखें मिली, फिर दोनों जोर से हंस पड़े। ली हुआनरान ने उसका हाथ छोड़ दिया, वो जिन यान की ओर देखा और अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया। धन्यवाद, वह बहुत ही चतुर था।
तथा स्वाभाविक रूप से यह अनुमान लगा सकता था कि वह मृतकों में से वापस आ सकता है, तथा इसका श्रेय बेक कैन गोन की ईश्वरीय प्रतिभा को जाता है। हालांकि इस धन्यवाद की आवाज थोड़ी कर्कश थी, लेकिन स्वर विशेष रूप से ईमानदार और जरूरी था। बेक कैन गोन ने अपना हाथ उठाया और उसका हाथ पकड़ लिया। कोई जरूरत नहीं, यह इसलिए है क्योंकि आपकी जिंदगी लंबी है। ली हुआन नियन ने हल्का सा मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। जियान दाओ भी मुस्कुराए, बेक कैन गोन की ओर देखते हुए। उसका भाग्य अच्छा है क्योंकि वह एक अच्छा इंसान है, इसलिए उसके कर्म भी अच्छे हैं। आपको विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। यह पूरी तरह आप पर निर्भर है कि आप चीजों को बदलने का प्रयास करें। जब वह ये शब्द कह रही थी, तो उसका गोरा चेहरा सूरज की रोशनी में चमक उठा। उसकी आंखें पानी की लहरों की तरह कोमल थी। उन नाराज आंखों में प्रशंसा और खुशी की झलक थी। ओह! बेक कैन गोन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसके मुंह के कोने मुस्कुराहट में मुड़ गए। बहुत बढ़िया। उसके लिए उसका प्यार और भी मजबूत होता गया। ली हुआन रान ने संक्षेप में बताया कि गिरफ्तारी के बाद क्या हुआ। उस दिन, चूंकि उसकी पुरानी चोट अभी तक ठीक नहीं हुई थी, इसलिए वह जांच के लिए अस्पताल गया। जब नर्स ने एनेस्थेटिक इंजेक्शन लगाना समाप्त किया, तो मैं होश में आया और अपने आप को एक पिंजरे में पाया। यह केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जी हान चुपचाप उसके पास आया था, जिससे लोगों के लिए उससे बच पाना असंभव हो गया था। बो जिन्यान ने पूछना जारी रखा, उसने तुम्हें क्यों नहीं मारा? यदि ऐसा इसलिए है क्योंकि वे चाहते हैं कि कोई व्यक्ति बम ले जाए, तो बस हांगकांग जाइए और किसी को भी गिरफ्तार कर लीजिए। लेकिन जी हान ने उसे गुप्त रूप से हांगकांग ले आया और उसे जीवित रखा, जो वास्तव में प्रयास की बर्बादी थी। ली हुआनरान ने बस थोड़ा सा मुस्कुराया। मुझे याद है, जब मर्डर मशीन का मामला हुआ था, आपने एक बार कहा था कि इस तरह के सीरियल किलर संगठन और क्षमता के साथ अक्सर पीड़ित को प्रताड़ित करने की प्रक्रिया से आनंद महसूस करते हैं। इसलिए चाहे कुछ भी हो, मैं उसका विरोध करूंगी। उसे मुझसे कोई खुशी नहीं मिलने दूंगी। खाना न खाना, बात न करना, उसे प्रताड़ित करने देना। जब वह गुस्सा हो तो उसे डांटने देना, जब वह खुश हो तो हंसना, बस ऐसे दिखावा करना कि वह मौजूद ही नहीं है। जियान दाओ ने जब यह सुना तो उसे बहुत दुख हुआ। बेक कैन गोन की आंखों में एक हल्की सी मुस्कान चमक उठी। उसने उसकी तरफ देखा और इत्मीनान से कहा, यह तरीका थोड़ा बेवकूफ़ी भरा है, लेकिन इसे उपयोगी माना जा सकता है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जियान दाओ ने विरोध करने के लिए अपनी आस्तीन खींच ली। बेक कैन गोन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और अपनी आस्तीन पर उसकी सफ़ेद उंगलियों को देखा। उसका चेहरा ठंडा और खामोश था, लेकिन उसकी काली आंखों में एक हल्की सी मुस्कान थी। ली जुनरान ने उन दोनों को देखा, जो बिना बदले मुस्कुरा रहे थे। वे दोनों सूर्यास्त तक बैठे रहे और फिर चले गए। ली जुनरान ने अपनी आंखों से उन्हें विदा किया, जब तक कि वह सीढ़ियों से नीचे आते हुए कदमों की आवाज नहीं सुन पाया। फिर उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। एक पल की खामोशी के बाद उसने कुछ गहरी सांसें ली। उसके होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान दिखाई दी। आप दोनों का शुक्रिया, मेरे दोस्तों। मैं सच में आभारी थी। मैं सच में बहुत भाग्यशाली थी। अंधेरी रात एक अंतहीन काले पर्दे की तरह थी। बूंदाबांदी भी चुपचाप जमीन पर गिर रही थी। जियान दाओ की दृष्टि धुंधली थी। उसकी आंखों के सामने घना काला कोहरा था, जो कभी गहरा होता, कभी हल्का। उसने केवल एक लंबा आदमी खड़ा देखा। उसकी लंबी पतली टांगें और पतली कमर बहुत परिचित लग रही थी। कैन गोन।
कैन गोन। वह बारिश के पानी के पोखरों पर कदम रखते हुए, लंगड़ाते हुए उसकी ओर बढ़ी। वह अचानक तेजी से आगे बढ़ा, बिना पीछे देखे, और एक पल में वह पहले से ही अंधेरे में प्रवेश कर चुका था। इस समय अचानक उसके कान के पास एक जोरदार विस्फोट हुआ। आवाज बहुत तेज थी, और फिर उसने अंधेरे से एक उग्र आग को बाहर निकलते देखा। आग कैन गोन को जलाना चाहती थी, और उसे भी जलाना चाहती थी। यह विचार उसके दिमाग में तेजी से आया। जिनयान, उसने पुकारने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। जिनयान, उसकी आंखों में आंसू भर आए, जबकि वह घबरा रही थी। उसका पैर खाली जगह पर पड़ा, और वह सीधे नीचे गिर गई। आह! जियान याओ ने अपनी आंखें चौड़ी कीं, केवल कमरे में नरम रोशनी देखने के लिए, जबकि खिड़की के बाहर लगातार बूंदाबांदी हो रही थी, अंधेरी रात के साथ मिश्रित। वह होटल में एक कुर्सी पर बैठी थी, कंबल ओढ़े हुए। अभी भी उसके हाथ में एक किताब थी। पता चला कि वह अभी अभी एक सपने में थी। वह अपना चेहरा धोने के लिए बाथरूम में गई और घड़ी की ओर देखा। रात के 9 बज चुके थे। इतना दुखद सपना, हालांकि यह स्पष्ट रूप से नकली था, लेकिन जब वह अभी अभी उठी, तो उसका मूड अभी भी पहले जैसा ही उदास था। लेकिन वह जानती थी कि जिस चीज ने उसे दुखी किया वह सपना नहीं था, बल्कि वह दृश्य था जिसमें बेक कैन गोन कल अपने शरीर की परवाह किए बिना बम की ओर बढ़ रहा था। उसकी बेपरवाही ने उसे हमेशा के लिए याद रखा। उसने केवल एक पतली नाइटगाउन पहनने के लिए एक लबादा ढूंढा, और अध्ययन कक्ष में चली गई जहां रोशनी जल रही थी। बूंदाबांदी ने सन्नाटे को रंग दिया। बेक कैन गोन एक व्हाइट बोर्ड के सामने अपनी बाहें क्रॉस करके खड़ा था। उसका चेहरा शांत और केंद्रित था। व्हाइट बोर्ड पर कैलिफोर्निया, यूएसए का एक नक्शा था, जिस पर नोटों के साथ लाल रंग से कई स्थानों को चिह्नित किया गया था। वह उस वर्ष के मामले को याद कर रहा था। जैसे ही जियान दाओ उसके पास जाकर उसे गले लगाने वाला था, अचानक टेबल पर रखा उसका सेल फोन बज उठा। वह कॉल उठाने के लिए मुड़ा, उसे देखा। उसकी लंबी, ठंडी आंखों में एक हल्की मुस्कान थी। जियान दाओ भी उसे देखकर मुस्कुराया, फिर उसके पास चला गया। यह दोआन तुक्या का फोन था। वह कुछ समय से हांगकांग में थी, लेकिन बो जिन्यान के पास उसकी चिंता करने का समय नहीं था। बो जिन्यान की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। अभी भी उसका कोई पता नहीं है, लेकिन ली हुआनरान की स्थिति के आधार पर मुझे लगता है कि उसकी जीवित रहने की दर बहुत अधिक है। दरअसल, मुझे लगता है कि आपके मुख्य भूमि पर लौटने से मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। वह एक पल के लिए चुप हो गया। यह आप पर निर्भर है। अपना ख्याल रखना। बेशक, मेरी अपनी सीमाएं हैं। जियान दाओ चुपचाप सुन रही थी। उसने उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया और अपना सिर उसके स्थिर दिल की धड़कन सुनने में लगा दिया। उस सपने में पछतावे और दुख चुपचाप गायब हो गए। ठीक है, मुझे आपका संकेत मिल गया। अचानक उसके कान के पास एक धीमी आवाज गूंजी, जो पहले से भी ज्यादा धीमी लग रही थी। जियान दाओ थोड़ा चौंक गई और उसने अपना सिर उठाया। तुरंत उसकी आंखें इतनी नजदीक देखीं। पता चला कि उसने फोन रख दिया था। उसे अपनी बाहों में लेकर घूर रहा था। उसकी नजर गहरी और अथाह थी। जियान दाओ को कुछ पल के लिए शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने उसे छोड़ दिया और धीमी आवाज में कहा, क्या मैंने तुम्हें कोई संकेत नहीं भेजा? क्या आपको यकीन है? उसका सिर कुछ इंच नीचे झुक गया। उसकी मर्दाना आभा तुरंत करीब आ गई। नहीं चाहती? जियान दाओ के गाल बुखार से भरे हुए थे। यह व्यक्ति हमेशा इतना सीधा और तथ्य पर क्यों होता है? आप उससे क्या जवाब चाहते हैं?
उसने उसकी उपेक्षा की और मुंह फेर लिया। लेकिन बैक कैन गोन, जो लंबे समय से प्यार में था, पहले से ही लड़की की चुप्पी का मतलब है उसे स्वीकार करना के नियम में महारत हासिल कर चुका था। उसके होठों का कोना थोड़ा ऊपर उठा, उसके पीछे पीछे खुशी खुशी बेडरूम में प्रवेश कर रहा था। अंधेरा अंतहीन था, रोशनी मंद थी। इस कमरे में हर इंच और हर सांस दो लोगों की नग्नता के कारण सेक्स के मीठे रंग से रंगी हुई लग रही थी। बो जिन्यान के दोनों हाथ उसके शरीर के दोनों तरफ थे, उसके शरीर को देख रहे थे जिसके कपड़े उसने अभी अभी उतारे थे। शर्मिंदगी में सिकुड़ा हुआ, उसकी लंबी भौहें अनजाने में थोड़ी ऊपर उठी हुई थी। धैर्य और बुद्धिमत्ता वाला यह आदमी पहली बार को छोड़कर जब उसे बुरी तरह पीटा गया था, उसके बाद हर बार एक उच्च श्रेणी का आनंद था। भले ही उन्हें अंतरंग हुए कई दिन हो गए थे, फिर भी उसने घुसने की जल्दी नहीं की, बल्कि उसकी सुंदर, सफेद और जेड़ जैसी वक्रता के हर इंच का आनंद लेने के लिए केवल अपनी आंखें घुमाईं। इसके अलावा वह सीटी बजा रहा था। जियान याओ उसकी बाहों में लिपटी हुई थी। इस छोटी सी जगह के भीतर वह उसका स्वर्ग और धरती था। जब वह असमंजस और मोह की स्थिति में थी, तभी उसने उसकी हल्की, उत्तेजक सीटी सुनी। वह अनायास ही शर्मा गई। तुम्हारी हालत और भी खराब होती जा रही है। बेक कैन गोन ने फिर से अपनी गहरी आंखें उठाईं और उसकी ओर देखा। क्यों, जियान दाओ? भूल जाओ। लेकिन जब मुख्य मुद्दा सामने आया तो वो जिन्यान की प्यार में अनुभवी शैली ने एक बार फिर अपनी निर्दोष सुंदरता दिखाई। जियान दाओ को उसने इतनी तत्परता से बहलाया, चूमा और छेड़ा कि उसकी सांस फूलने लगी। उसके होठों पर मुस्कान गहरी और गहरी होती गई। आखिरकार पूरी तरह से आगे बढ़ी, अध्ययन कक्ष के प्रवेश द्वार पर रगड़ने लगी, हर इंच को दबाते हुए। जियान दाओ को उससे इतनी पीड़ा हुई कि उसका पूरा शरीर लंगड़ा हो गया। उसने एक तकिया पकड़ा और धीरे से उसके चेहरे पर मारा। तुम निर्णायक बनो। अरे यार, मैं इसे जोर से कैसे कह सकता हूँ? उसने अपने दुबले पतले शरीर को नीचे दबाया और उसे उसके शरीर से कसकर चिपका दिया। फिर उसकी 10 उंगलियां कसकर बंद हो गईं। उसके होंठ और जीभ ठंडे और जोशीले थे, उसके गालों पर टिके हुए, बेहद उत्तेजक। आप कैसे हैं? उसने धीमी हंसी के साथ पूछा। जियान दाओ के गाल और भी गर्म हो गए। वह स्पष्ट रूप से समझ गया। इस पहलू में वह हमेशा बहुत जल्दी समझ जाता था और हमेशा संतुष्ट रहता था। घृणास्पद, उसने धीमी आवाज में कहा और मुस्कुरा भी दी। दोनों लोग एक दूसरे के करीब अपना चेहरा झुकाए। दोनों जल्दी से मुस्कुराते हुए एक हो गए, एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। उसने बिल्कुल भी देरी नहीं की। उसका निचला शरीर आखिरकार सीधे अंदर घुस गया, जिससे उसकी मुस्कान थोड़ी सख्त हो गई। उसने एक धीमी आह भी भरी, अपना सिर नीचे किया और उसकी सारी तीव्र सांसों को रोक लिया। आज की रात जोड़े के लिए मधुर और सुकून देने वाली थी, जो अस्थायी रूप से दुनिया की सभी परेशानियों को दूर करने और एक दूसरे की सच्ची भावनाओं को देखने में सक्षम थी। लेकिन किसी और के लिए यह एक लंबी रात थी। करवटें बदलते हुए सो नहीं पा रही थी। दोआन तुकी खाली बड़े बिस्तर पर लेटी थी, 1 घंटे से अधिक समय से लेटी हुई थी। उसने धीरे से अपनी भौहें रगड़ी और उठ बैठी। खाली और आलीशान कमरे को देखकर उसे थोड़ा दुख और अवर्णनीय महसूस हुआ। यह पहाड़ की तलहटी में स्थित विला था जो हांगकांग में लैन वाई डोंग का था। वह कई दिनों से यहाँ रह रही थी, लेकिन अभी भी कोई प्रगति नहीं हुई थी। वह मूल रूप से मुख्य भूमि पर वापस जाना चाहती थी, लेकिन वह वाई डोंग की मां की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाना चाहती थी। इसलिए उसने इसे कुछ और दिनों के लिए टाल दिया।
हांगकांग में अपने और लैन वाई डोंग के व्यवसायों का निरीक्षण करने में व्यस्त थी। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वह वाई डोंग के बारे में चिंतित थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह ठीक से सो नहीं पा रही थी और उसका मन उलझन की स्थिति में था। पारिवारिक डॉक्टर के पास गई और बताया गया कि बहुत ज्यादा सोचने की वजह से उसे नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है। वह दृढ़ता से बिस्तर से उठी, अकेले अध्ययन कक्ष में गई और पेशेवर दस्तावेजों को पलटने लगी। जब अचानक रोशनी चली गई तो दोआन तुकी ने कंप्यूटर से अपना सिर उठाया, अपने आसपास के अंधेरे स्थान को देखा और थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। इस विला में एक स्वतंत्र बिजली स्रोत था और पहले कभी बिजली गुल नहीं हुई थी। उसे नहीं पता था कि क्या हुआ था। माँ ट्रुओंग, माँ ट्रुओंग। उसने नौकरानी को जोर से आवाज लगाई। नीचे से कोई जवाब नहीं आया। वह थोड़ी घबरा गई और तुरंत टेबल के सामने खड़ी हो गई। तभी दालान के बाहर से क्लैक 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 कदमों की आवाज आई। मिस डॉन, एक लंबा आदमी दरवाजे पर दिखाई दिया, शायद इसलिए कि वह जल्दी में भाग गया था। अभी भी भारी सांस ले रहा था। मुझे बहुत खेद है, विला के ट्रांसफॉर्मर में थोड़ी समस्या थी। इसे ठीक कर दिया गया है। उन्होंने आदरपूर्वक एक दीपक मेज पर रख दिया। दोआन तुकी को भी थोड़ी राहत मिली। रोशनी का इस्तेमाल करके उसने देखा, वह उस आदमी का जवान और सुंदर चेहरा देख सकती थी। उसने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद। आप कौन हैं? युवक धीरे से मुस्कुराया। मैं हांगकांग में मिस्टर लैन के अंगरक्षकों में से एक हूँ। उसकी आवाज शुद्ध और स्पष्ट थी, जिसमें एक आश्वस्त करने वाली शक्ति थी। आज आपसे मिलकर खुशी हुई।